हाँ जी, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है परिपूर्णता क्लासेस के एक और नई कक्षा में। हम हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं और हिंदी साहित्य में सबसे पहले हिंदी साहित्य का अगर इतिहास क्रम में पढ़ा जाता है तो इसका नामकरण पढ़ा जाता है और नामकरण के बाद में पहला काल आता है, वह है हमारा प्रमुख रूप से आदिकाल, जिसे हम वीरगाथा काल के नाम से भी जानते हैं, जिसकी शुरुआत 1000 ईस्वी से होती है और ये जिसका अंत 1350 ईस्वी तक होता है। तो ये प्रमुख रूप से कालक्रम आपके आदिकाल के नाम से जानते हैं। हिंदी साहित्य के जन्म काल के रूप में, इसके शिशु काल के रूप में, या फिर इसके जो प्रारंभिक काल हैं वही क्या कहते हैं, आदिकाल कहते हैं। जब हिंदी साहित्य का प्रारंभ होता है, जब ये शेष अवस्था में होता है, उसी को हम आदिकाल कहते हैं। भारतीय राजनीतिक दृष्टिकोण से जब भारत में हर्षवर्धन के साम्राज्य का पतन हो रहा था, उसी समय हिंदी साहित्य का उदय हो रहा था। जब हमारे प्रमुख शासक थे हर्षवर्धन, जो बहुत दानी प्रकार के एक वीर योद्धा हर्षवर्धन थे, जब उनके साम्राज्य का पतन हो रहा था, इतने बड़ा साम्राज्य था, उस साम्राज्य का जब पतन हो रहा था, तभी हिंदी साहित्य का क्या था, उदय हो रहा था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भारत की दृष्टि से अपभ्रंश का बढ़ाव विकसित रूप से हिंदी साहित्य का आदिकाल है। इनके अनुसार ईस्वी सन की 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का बढ़ाव विकसित रूप, जब जैसे जैसे अपभ्रंश का बढ़ाव हुआ, उसका विकसित रूप निखर कर आया, यही हिंदी साहित्य का आदिकाल था। तो अपभ्रंश काल का विकसित रूप जब बढ़ा, इसी बढ़ाव को हिंदी साहित्य का आदिकाल के नाम से जाना गया, ये आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। हिंदी साहित्य के आदिकाल की सामग्री में उत्तर अपभ्रंश की सभी रचनाओं का समावेश किया जाता है। हिंदी साहित्य की जो आदिकाल की रचनाएं हैं, आदिकाल की सामग्रियों में उत्तर जो अपभ्रंश है, उत्तर अपभ्रंश की सभी रचनाओं का समावेश इसमें किया जाता है। भाषा विकास की दृष्टि से हमारी हिंदी भाषा का विकास मूलतः संस्कृत भाषा से इस प्रकार से हुआ है। पहले संस्कृत आई, संस्कृत में बदलाव आते हुए पाली के बाद प्राकृत के बाद में आती है आपकी अपभ्रंश, और यही अपभ्रंश आगे बढ़ के हिंदी बनती है। जब अपभ्रंश से हिंदी भाषा का विकास हुआ तो प्रारंभ में अपभ्रंश और हिंदी इन दोनों भाषाओं का सम्मिलित प्रयोग किया जाता था, और इस अपभ्रंश मिश्रित हिंदी भाषा को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नामों से पुकारा। जो ये अवहट है, ये थोड़ा फेमस नाम है आपके, ये भोलाशंकर व्यास के अनुसार है। भोलाशंकर व्यास ने अपभ्रंश मिश्रित हिंदी भाषा को नाम दिया अवहट। जो बोले आते हैं शंकर, तो आपको हट जाना चाहिए, तो अवहट भोलाशंकर व्यास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्राकृत भाषा हिंदी के नाम से पुकारते हैं। चंद्रधर शर्मा जो है, इनको पुरानी हिंदी के नाम से पुकारते हैं। डॉक्टर नगेंद्र हैं, जो उत्तर अपभ्रंश या विकसित अपभ्रंश के नाम से डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं। अपभ्रंश मिश्रित जो हिंदी है, उसको उत्तर अपभ्रंश या विकसित अपभ्रंश कहते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी पुरानी हिंदी कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्राकृत भाषा हिंदी कहते हैं। भोलाशंकर व्यास अवहट कहते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसे परिष्कृत हिंदी के नाम से पुकारते हैं। वहीं विद्यापति दशील बनिया, तो देशील बनिया के नाम से पुकारते हैं विद्यापति देशील बनिया। तो गुलेरी जी पुरानी हिंदी, हजारी प्रसाद जी आपकी परिष्कृत हिंदी, विद्यापति देशील बनिया, डॉक्टर नगेंद्र उत्तर अपभ्रंश या विकसित अपभ्रंश, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी प्राकृत भाषा हिंदी, और भोलाशंकर व्यास अवहट के नाम से अपभ्रंश मिश्रित हिंदी भाषा को नाम से इनको पुकारते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और राहुल शंकराचार्य, ये तीनों विद्वान अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी कहकर पुकारते हैं।
तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है गुलेरी जी के साथ साथ, और राहुल शंकरायतन जी है। ये तीनों विद्वान अपभ्रंश को भी पुरानी हिंदी कहकर भी पुकारते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग कहकर पुकारा है। तो उनकी बात सटीकता ही है। तो उस समय का जो साहित्य था अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग था ही। आचार्य आपके रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी अपभ्रंश को प्राकृत भाषा हिंदी कर आपके कहकर क्या पुकारा। आचार्य शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक रहा है। ये आचार्य शुक्ल जी के अनुसार। आचार्य शुक्ल के अनुसार आदिकाल का जो समय था, महाराज आपके भोज को जानते होंगे, और इस भोज से लेकर जो हमीर देव हुए उनके समय से कुछ पीछे तक रहा माना गया है। 8वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक के भारतीय इतिहास की राजनीतिक परिस्थिति हिंदू सत्ता के आपके धीरे धीरे श्रेय होने और इस्लाम सत्ता के धीरे धीरे उदय होने के कारण होने की करुण कहानी है। तो 8वीं शताब्दी से आपकी 15वीं शताब्दी तक के भारतीय इतिहास की राजनीतिक परिस्थिति हिंदू सत्ता से धीरे धीरे श्रेय हुआ, और इस्लाम जो सत्ता है इसमें धीरे धीरे उदय होने की करुण जो कहानी है ये देखने को मिलती है। डॉक्टर नगेंद्र ने आदिकाल को आक्रमणों और युद्धों के प्रभाव की मन स्थितियों का प्रतिफल कहकर पुकारा। जो नगेंद्र जी हैं उन्होंने आदिकाल को आक्रमण हुए और युद्ध हुए, उन युद्धों के प्रभाव के मन स्थिति, जो मन में जो स्थिति उत्पन्न हुई उसी का प्रतिफल यह आदिकाल आपके और आदिकाल का साहित्य निकल के आया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहकर पुकारा, जिसमें कोई निर्देशन नहीं था। आपके अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग था। आचार्य शुक्ल ने ही लिखा है। राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार रीति श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभा में सुनाए करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रम चरितों या गाथाओं का वर्णन भी करते थे। यही प्रबंध आपके परंपरा रासों के नाम से जानी गई से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल में हमने वीरगाथा काल कहा है। तो आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार रीति और श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार से आश्रयदाता राजाओं के जो पराक्रमपूर्ण चरित्रों और जो गाथाएं थी उनका भी वर्णन करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीरगाथा काल कहा। आदिकाल का अधिकतर साहित्य राजस्थान प्रांत से प्राप्त होता है, क्योंकि उस समय राजस्थान का बोलबाला था ही। दोहा आदिकालीन हिंदी साहित्य का सर्वाधिक प्रिय छंद भी माना जाता है। तो आदिकाल हिंदी साहित्य का सर्वाधिक प्रिय छंद कौन सा है? दोहा छंद है। 13, 13 और 11, 11, ये पहला और ये तीसरा, ये दूसरा और ये चौथा आपके चरण दोहा में होते हैं। ओके, आदिकाल का सीमांकन करते हैं। विभिन्न इतिहासकार हुए, उन्होंने आदिकाल को प्रारंभिक और अंतिम सीमाओं के इस प्रकार से बांटा है, वो देखेंगे। जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन है, बहुत पहले लेके गए और 643 ईस्वी तक लेके गए। वहीं मिस्र बंधु भी यही गलती करते हैं और 643 ईस्वी तक लेके जाते हैं। इतनी बड़ी बातें करते हैं और इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं मिस्र बंधु जी। चलिए अंतिम सीमा देखते हैं। तो जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन के 1400 ईस्वी अंतिम सीमा मानते हैं और मिस्र बंधु इसे 1390 ईस्वी अंतिम सीमा मानते हैं। वहीं राहुल शंकरायतन 760 ईस्वी से लेकर 1300 ईस्वी तक इसका कालक्रम मानते हैं आदिकाल का। अगली हम बात करें रामचंद्र शुक्ल 1993 ईस्वी से आपके 1318 ईस्वी।
ये रियल का जो कालक्रम था ये लिख दिया है मैंने, जो सर्वमान्य है। तो थोड़ा तुलनात्मक रूप से देखते रहेंगे ना, मज़ा आएगा इसे। रामचंद्र शुक्ल है जो 1993 ईस्वी से 1318 ईस्वी मानते हैं, तो ये बहुत पास पे है। रामशंकर शुक्ल है, एक रामशंकर शुक्ल जी है, उन्होंने 1000 ईस्वी से 1343 ईस्वी माना है। रामशंकर शुक्ल 1000 ईस्वी से 1343 ईस्वी मानते हैं। जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन 643 ईस्वी से 1400 ईस्वी। मिस्र बंधु 643 ईस्वी से 1389 ईस्वी। राहुल संग्रायतन 760 ईस्वी से 1300 ईस्वी। रामचंद्र शुक्ल 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी। डॉक्टर रामशंकर शुक्ल 1000 ईस्वी से 1343 ईस्वी। आदिकाल के नामकरण की तरफ बढ़ते हैं। विभिन्न विद्वान अलग अलग नामों से इस कालक्रम को जानेंगे और पुकारेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी तो इन्हें आदिकाल के नाम से कहते ही हैं, और रामचंद्र शुक्ल आपको पता है वीर गाथा काल के नाम से पुकारते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल, रामचंद्र शुक्ल वीर गाथा काल। क्योंकि दरबारी जो राजा हुए, उनके जो आश्रित कवि हुए, वो उनके वीरत्व की, उनके प्रशंसा में बातें करते हैं। इस कारण से सीधी बात है, रामचंद्र शुक्ल इसको वीर गाथा काल कहेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, जिनके नाम पर 1900 से लेकर 1920 तक द्विवेदी युग चला, इन्होंने बीज वपन काल कहा, क्योंकि साहित्य का आदिकाल में बीज रखा गया, यानी कि एक पौधे को लगने के लिए, बड़ा होने के लिए बीज जरूरी होता है। तो एक बीज वपन का काल है, वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कहा गया है। आदिकाल, वीर गाथा काल और बीज वपन काल। राम कुमार वर्मा कहते हैं संधि काल और चारण काल। राम कुमार वर्मा संधि काल और चारण काल। सिद्ध सामंत काल के नाम से राहुल सांकृत्य, सांकृतायन और सामंत, सांकृतायन, सिद्ध, सामंत काल नाम से फिट हो रहा है। मिस्र बंधु कहते हैं प्रारंभिक काल। मिस्र बंधु इसे प्रारंभिक काल के नाम से पुकारते हैं। संधि काल, चारण काल राम कुमार वर्मा, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृतायन, मिस्र बंधु प्रारंभिक काल। गणपति चंद्र गुप्त जी कहते हैं प्रारंभिक काल या शून्य काल, शून्य काल। वीर काल के नाम से वीर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, एक विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी भी आते हैं, तो वो ध्यान रखना, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वीर काल। वीर, विश्वनाथ और वीर काल। धीरेन्द्र वर्मा ये कहते हैं अपभ्रंश काल। धीरेन्द्र वर्मा अपभ्रंश काल। और पुरानी हिंदी कहने वाले हमारे गुलेरी जी अपभ्रंश काल कहते हैं। धीरेन्द्र वर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी अपभ्रंश काल दोनों इसे पुकारते हैं। जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन चारण काल। कुल श्रेष्ठ जी, जो पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ जी हैं, ये कहते हैं अंधकाल है। कौन सा काल कहते हैं? अंधकार काल है। चारण काल कहते हैं जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन।
डॉक्टर रामशंकर शुक्ल। जय काव्य काल। राम और शंकर साथ में नाम आ जाए और उनकी जय ना हो सकता है क्या? नहीं होगा ना। तो जय काव्य काल, राम और शंकर शुक्ल। संक्रमण काल कहते हैं राम खिलावन पांडे। ध्यान से खिलाना संक्रमण हो सकता है या संक्रमण हो सकता है। तो राम खिलावन पांडे, संक्रमण काल। हरीशचंद्र वर्मा कहते हैं संक्रमण काल। हरि का नाम लेके खिलाना वरना हो जाएगा संक्रमण। तो राम खिलावन पांडे डॉक्टर हरीशचंद्र वर्मा संक्रमण काल के नाम से पुकारते हैं। मोहन अवस्थी व सुमन राजे आधार काल कहते हैं। शंभुनाथ सिंह कहते हैं प्राचीन काल। शंभु बड़े प्राचीन, प्राचीन काल शंभुनाथ सिंह। वासुदेव सिंह कहते हैं उद्भव काल। वासुदेव उद्भव। राम प्रसाद मिश्र कहते हैं संक्रांति काल। मिश्र संक्रांति, राम प्रसाद मिश्र। शैलेश जैदी कहते हैं आविर्भाव काल। शैलेश आपके जैदी हैं, आविर्भाव काल कहते हैं। हरीश जी कहते हैं उत्तर अपभ्रंश काल। हरीश क्या कहते हैं? उत्तर अपभ्रंश काल। बच्चन सिंह कहते हैं अपभ्रंश काल, जातीय साहित्य का उद्भव। बच्चन सिंह, जातीय साहित्य का उद्भव। श्याम सुंदर दास कहते हैं वीर काल या भ्रंश काल। वीर काल या भ्रंश काल, श्याम सुंदर दास। चले, नामकरण हो गया, कालक्रम हो गया। अब हम बढ़ते हैं आदिकाल की प्रमुख शैलियों के बारे में। 2 शैली हैं आदिकाल में। राजस्थान की बात करेंगे, राजस्थान के साहित्य में भी बात करते 2 शैली देखने को मिलती है। एक पश्चिम वाली डिंगल और पूर्व वाली पिंगल। इस साइड डिंगल, इस साइड पिंगल। डिंगल शैली के बारे में पढ़ते हैं। जब अपभ्रंश के साथ राजस्थानी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वह डिंगल शैली कहलाती थी। इसमें कठोर कर्कश शब्दावली का अधिक प्रयोग होता था। आदिकालीन साहित्य में वीर रस वर्णन में इस शैली का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। डिंगल शैली वह शैली होती है जब अपभ्रंश जो भाषा होती है उसमें राजस्थानी शब्दों का प्रयोग होता है। डिंगल शैली कहलाती है जिसमें कठोर कर्कश शब्दावली का अधिक प्रयोग। आदिकालीन साहित्य में वीर रस वर्णन में इस शैली का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। आदिकालीन के साहित्य में जो वीर रस का जो वर्णन हुआ वो कौन सी शैली में हुआ? तो डिंगल शैली में हुआ। वहीं पिंगल शैली की अगर हम बात करें जो इससे विपरीत, थोड़ी अलग, जब अपभ्रंश के साथ ब्रज भाषा के शब्दों का प्रयोग होता है तो पिंगल शैली कहलाती थी। इसमें कोमलकांत पदावली का अधिक प्रयोग किया जाता था। वहीं वो कठोर थी तो ये कोमलकांत है। और उसमें वीर रस वर्णन था तो इसमें श्रृंगार रस के वर्णन है और शैली का अधिक प्रयोग होता है श्रृंगार रस के वर्णन में। तो ये पिंगल शैली हो गई। शैलियों के बाद हम बढ़ते हैं आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों पर। मुख्यतः आदिकाल के साहित्य में 3 प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं। वीर गाथात्मकता, धार्मिकता और श्रृंगारिकता। वीर गाथात्मक है ये आपके रासों की रचनाओं में मिलती हैं, जैसे कि आचार्य शुक्ल जी कहते हैं। धार्मिकता सिद्ध व जैन रास कवियों में आपके रचनाओं में देखने को मिलती है। धार्मिकता किसमें देखने को मिलती है? सिद्ध व जैन रास कवियों की रचनाओं में।
वहीं श्रृंगारिकता देखने को मिलती है विद्यापति की पदावली में। विद्यापति की पदावली में श्रृंगारिकता देखने को मिलती है। तो तीन प्रवृत्तियां, एक वीर गाथात्मकता, एक धार्मिकता और एक श्रृंगारिकता पाई जाती हैं। अब हम बात करेंगे हिंदी का आदि कवि, सर्वप्रथम कवि कौन है। तो इसमें भी बरसक आपके मत आएंगे, उन मतों को पढ़ते हैं मजा आएगा। विभिन्न इतिहासकारों के द्वारा अपने अपने शोध और तर्कों के आधार पर अलग अलग कवियों को हिंदी का पहला कवि कहते हैं, और यहां से भी क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना है। चलिए, राहुल शंकरायतन जी कहते हैं स से शंकरायतन, स से सरहपाद। सरहपाद को मानते हैं 769 ईस्वी के हैं, तो शंकरायतन जी सरहपाद को मानते हैं पहला हिंदी आदिकालीन कवि 769 ईस्वी में। शिव सिंह सेंगर पुष्य या पुंड को जो 10वीं शताब्दी में हुए उनको मानते हैं। कौन? शिव सिंह सेंगर पुष्य या पुंड को 10वीं शताब्दी में हुए। ओके। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार शालिभद्र सूरी 1484 ईस्वी में हुए। सरहपाद, पुष्य या पुंड, शालिभद्र सूरी। वे राम कुमार वर्मा जी आते हैं और वो कहते हैं कि स्वयंभू है जो 693 ईस्वी के हुए ये हैं। तो ये थोड़ी गलती करते हैं और बहुत पहले चले जाते हैं। अपभ्रंश काल का भी लगभग का काल, पहले का काल में चले जाते हैं और स्वयंभू तक पहुंच जाते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अब्दुल रहमान को मानते हैं 13वीं शताब्दी के हैं जो। चलिए, ये भी अपना मत दे रहे हैं। बच्चन सिंह के अनुसार विद्यापति 16वीं शताब्दी के, 15वीं शताब्दी के, और विद्यापति आदिकाल कब का बीता, लेकिन ये 15वीं शताब्दी के विद्यापति को हिंदी का आदिकालीन कवि मान रहे हैं। चलो, बच्चन सिंह की भी बात सुनते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेर जी राजा मुंज को मानते हैं जो 993 ईस्वी के हुए। वहीं आचार्य शुक्ल भी राजा मुंज व भोज को 1993 में हुए उनको मानते हैं। और शिव सिंह सेंगर का समर्थन करने वाले एक और आ जाते हैं, वो आते हैं मिश्र बंधु। वो पुष्य और पुंड को मानते हैं। चलो, इतने सारे देख लिए, पुष्य और पुंड देखे, शिव सिंह जो सेंगर जी ने बताया, सरहपाद देख लिया, शालिभद्र सूरी, स्वयंभू, अब्दुल रहमान, विद्यापति, राजा मुंज, राजा भोज, इतने सारे नाम सुन लिए। सर्वाधिक जो मत हैं, प्रचलित है, सर्वमान्य है, वो कौन सा है वो देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वमान्य रूप में राहुल शंकरायतन जी के द्वारा स्वीकृत सिद्ध कवि सरहप्पा या सरहपाद को माना जाता है। सरहप्पा या सरहपाद को माना जाता है सर्वप्रथम हिंदी का कवि माना जाता है, जो कब के थे आपके 769 ईस्वी। सरहप्पा, स से सरहप्पा, स से सांकरतायन या सरहपाद। ओके। हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम रचनाकार, रचनाकार देखें नहीं, अब रचना देखते हैं। हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम रचना कौन सी है? श्रावकाचार। कौन सी है जी? श्रावकाचार। श्रावकाचार जैन कवि आचार्य देवसेन के द्वारा 1933 ईस्वी में रचित श्रावका रचना को हिंदी की सर्वप्रथम रचना के रूप में स्वीकार किया जाता है। इस रचना में कुल 250 पद या दोहे हैं, जिनके श्रावक धर्म के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। गृहस्थ धर्म उस वर्णन का केंद्र है। डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है, यदि एक ग्रंथ के रूप में हिंदी का प्रथम रचना को निर्धारित करना हो तो सरहपाद आदि सिद्धों
कि मुक्तक कवियों के पश्चात, जो मुक्तक कवि हुए उनके बाद, उनके पश्चात जैन आचार्य देवसेन के द्वारा कृत आपके श्रावकाचार जो ग्रंथ हैं, जो आचार्य देवसेन के द्वारा लिखित है, 1933 ईस्वी में रचित हैं, इसको मानेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। पहली रचना देखी, श्रावकाचार देखी, उनके लेखक देखे देवसेन, इनका काल देखा कि 1933 ईस्वी में, और देवसेन रचनाकार का नाम भी लिखते हैं। चलिए अब हम आदिकालीन जो साहित्य हैं उसका विभाजन करते हैं। 4 श्रेणियों में विभाजन करेंगे। एक रासो साहित्य, जिसमें वीर गाथात्मक साहित्य लिखा गया। एक रास साहित्य है जो जैन साहित्य या नाम से जानते हैं, ये आपके धार्मिक साहित्य है। एक सिद्ध है, एक नाथ साहित्य है। इनको भी विस्तार से आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बातें। आदिकाल में कुछ रचनाएं ऐसी भी प्राप्त होती हैं जो इन चारों प्रकार की, नाथ, साहित्य, रास, रासो, इनके लक्षण प्राप्त नहीं होते। डॉक्टर नगेंद्र ने ऐसी रचनाओं को आदिकालीन स्वतंत्र साहित्य के नाम से वर्गीकृत किया, जबकि आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल इन रचनाओं को आदिकाल की फुटकल रचनाएं की श्रेणी में शामिल करते हैं। तो आदिकालीन स्वतंत्र साहित्य के नाम से डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं और रामचंद्र शुक्ल कहते हैं इस साहित्य के टाइम की, आदिकाल की फुटकल रचनाएं हैं और इस श्रेणी में रखा जाना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल उपयुक्त चारों में से केवल ये 4 हैं, रासो, रास, आपके सिद्ध, नाथ, ये सारे जो साहित्य हैं, इनमें से केवल रासो साहित्य को ही मूल साहित्य मानते हैं। उन्होंने जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य को मूल साहित्य नहीं मानकर सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहा। केवल ये सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, ओरिजिनल अपनी कोई साहित्य है, लिटरेचर है, तो सिर्फ और सिर्फ रासो है। इन्होंने लिखा है, सिद्धों और योगियों की रचनाएं तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्मनिग्रह, श्वास निरोध, भीतरी चक्रों और नाड़ियों की स्थिति, अंतर्मुख साधना के महत्व आदि इत्यादि की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। अपने बात का लॉजिक भी देते हुए ये बात कहते हैं। जीवन के स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं में उनका कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती हैं। सिर्फ रासो ही इस आपकी श्रेणी में आता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उपयुक्त चारों को ही आदिकालीन साहित्य में शामिल किया। आपको पता है शुक्ल जी के बड़े आलोचक हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो उन्होंने सही ये बात कह दी, और ये स्वीकार कैसे कर सकते हैं? ये तो कह नहीं सा, चारों के चारों आदिकालीन साहित्य के प्रमुख साहित्य हैं और सबको शामिल किया जाएगा। लेकिन पहले हम बात करेंगे हमारा प्रमुख जो रासो साहित्य है उससे शुरू करेंगे। रासो शब्द की व्युत्पत्ति या रचना कैसे होती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो रासो साहित्य के सबसे पक्षधर बड़े शुक्ल जी के बारे में बात करेंगे। शुक्ल जी ने नरपति नाहले द्वारा रचित बिसल देव रासो में उल्लेखित निम्न पद के आधार पर रासो शब्द की व्युत्पत्ति रसायन शब्द से मानी है। 2 फैक्ट कवर होंगे। एक, बिसल देव रासो के द्वारा रचित रचना है, नरपति नाले द्वारा रचित रचना है बिसल देव रासो, और इसी एक पद दिया, उस पद के आधार पर रासो शब्द की व्युत्पत्ति रसायन शब्द से मानी। 1272 मजारी, जेठ बदी नौमी बुधवारी, नहले रसायन आरंभ शारदा तूठी ब्रह्म कुमारी। तो यहाँ पर रसायन शब्द से रासो शब्द की व्युत्पत्ति रामचंद्र शुक्ल मानते हैं, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं मानेंगे। वो कहेंगे रासो शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के रासक शब्द से हुई है। किससे हुई है? रासक से हुई है।
रासक, रस है, रासा, रासो। और किस क्रम अनुसार हुई है? इस प्रकार से हुई है। रासक, रस है, रासा और अंत में रासो। रासक शब्द से निम्न क्रम अनुसार मानी। रासक, रास, रासा, रासो। रासक, रास, रासा, रासो। रासक, रास, रासा, रासो। गारसा दत्त तौसी स्वरचित इतिहासकार, स्वरचित इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ला लित्योतर एंदुई ए हिंदुस्तानी में चंद्रबरदाई की रचना का नाम पृथ्वीराज राजसु लिखा है। चंद्रबरदाई की रचना का नाम पृथ्वीराज राजसु लिखा है। इसी के आधार पर इन्होंने राजसु शब्द की व्युत्पत्ति राजसु या राजसुई शब्द से मानी है। गारसा दत्त तौसी, गारसा दत्त तौसी अलग गंगा बहाते हैं और इन्होंने राजसु, जो कि चंद्रबरदाई की आपकी रचना का नाम पृथ्वीराज राजसु लिखा है, राजसु या राजसुई गारसा दत्त तौसी शब्द से मानते हैं। चलिए, कबीरराय श्यामल दास डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा प्रकाशित ग्रंथ हिंदी शब्द सागर के संपादकों ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति रहस्य से मानी है। कवि श्यामल दास जी ने, काशी प्रसाद जायसवाल ने, नागरी प्रचारणी सभा काशी ने रासो की रहस्य से। चलिए, दशरथ शर्मा आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा पृथ्वीराज रासो की भूमिका के अनुसार रासो शब्द की व्युत्पत्ति, इन्होंने तो रास से बता दी। लो, इन्होंने तो रास से ही बता दी सिर्फ। आपके महामोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री श्री विद्येश्वरी आपके प्रसाद पाठक ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति राज यश से मानी है। हरप्रसाद शास्त्री और विद्येश्वरी प्रसाद पाठक ने राज यश से मानी है। चंद्रबली पांडे ने रासक शब्द से मानी है। चलो, ये एक जुट हुए थोड़े, और इन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से थोड़े आगे साथ में बढ़े चंद्रबली पांडे। नरोत्तम स्वामी कहते हैं रसिक शब्द से हुई है। रसिक जो शब्द है, उस शब्द से नरोत्तम स्वामी के अनुसार रासो शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। अब निर्णायक मत पे पहुंचते हैं। निर्णायक मत उपयुक्त सभी मतों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रासक संबंधी मत के निर्णायक मत माना जाता है। डॉक्टर द्वारिका शंकर प्रसाद सक्सेना ने इस हेतु अब्दुल रहमान द्वारा रचित संदेह रासक रचना को प्रमाण रूप से प्रस्तुत किया। द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत भी किया किसकी? अब्दुल रहमान के द्वारा रचित, अब्दुल रहमान इनके द्वारा रचित संदेश रासक रचना को प्रमाण रूप से प्रस्तुत किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का शब्द रासक निर्णायक पद मानना है, तो रासक शब्द आपको याद रखना है। रासो साहित्य की प्रमुख विशेषता है, यह साहित्य मुख्यतः चारणों कवियों के द्वारा रचा गया है। यह साहित्य मुख्यतः चारणों साहित्य के जो कवि हुए उन चारणों कवियों के द्वारा रचा गया। ठीक है, तो रासो साहित्य चारण कवियों के द्वारा। इन रचनाओं में चारण कवियों के द्वारा अपने आश्रयदाता के शौर्य ऐश्वर्य का अतिशोक्तिपूर्ण बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया। अब जिसके नमक खाएंगे उससे का तो गाएंगे ना। तो आश्रयदाता हैं, उनके शौर्य उनके ऐश्वर्य का अतिशोक्तिपूर्ण बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, चारण कवियों के द्वारा रचा गया है। इन रचनाओं में उस समय के सामंती जीवन के संपूर्ण झलक देखने को मिलती है। अब जैसे काल होगा वैसी तो बातें तो होगी, तो राजा महाराज की बातें सामंती जीवन तो बताएंगे। ऐतिहासिक के साथ साथ कवियों के द्वारा अपनी कल्पना का समावेश भी किया है, तो ऐतिहासिकता के साथ साथ में कल्पना का समावेश होना तो लाजमी है ही। युद्ध व प्रेम का वर्णन अधिक किया गया है, या तो करना युद्ध या करना प्रेम, दो ही चीज़ों के बीच में जीवन चलता था और इसी के बारे में वर्णन किया गया है। युद्ध व प्रेम का अधिक वर्णन होने के कारण वीर व श्रृंगार रस की वहाँ पर प्रधानता देखने को मिलती है। वीर में तो आपके ज़्यादातर डिंगल, श्रृंगार में होगी पिंगल।
शैलियों में डिंगल और पिंगल शैली है। विविध प्रकार की भाषाएं और अनेक प्रकार के छंदों का प्रयोग है। रचनाओं में चारण कवियों की संकुचित राष्ट्रीयता की भावना का प्रयोग देखने को मिलता है। किस प्रकार की राष्ट्रीयता की भावना? संकुचित राष्ट्रीय की भावना। तो राष्ट्रीयता की भावना कम देखने को मिलती है, संकुचित राष्ट्रीय भावना देखने को मिलती है। राष्ट्र साहित्य की अधिकांश रचनाएं संदिग्ध और अर्ध प्रमाणिक मानी जाती हैं। तो राष्ट्र साहित्य की जो अधिकांश रचनाएं हैं या तो वो संदिग्ध है या अप्रमाणिक है, या अर्ध प्रमाणिक है। अब इनकी प्रमुख रचनाएं देखते हैं राष्ट्र साहित्य की, इसमें भी मजा आएगा। तो पृथ्वीराज रासो सबको पता, चंद्रबरदाई। बिसल देव रासो सबको पता कि नरपति नालय। रचना का नाम है, रचनाकार है पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई, बिसल देव रासो, नरपति नाला। परमाल रासो हैं जिनके हैं जगनीक, परमाल रासो जगनीक। अमीर रासो हैं सारंगधर, अमीर रासो के सारंगधर। खुमान रासो के दलपति विजय। तो परमाल रासो के रचनाकार कौन है? जगनीक। चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज, बिसल देव के नरपति नाला, हमीर रासो के सारंगधर, खुमान रासो के दलपति विजय। विजयपाल रासो नल सिंह भाट, नल सिंह भाट, विजयपाल रासो। विजय पाल रासो। नल सिंह भाट। बुद्धि रासो है जलन, बुद्धि रासो कौन है? जलन। मुंज रासो है अज्ञात, मुंज रासो है ये क्या है? अज्ञात है। जलन बुद्धि रासो। क्यों हो रही है जलन? मेरी बुद्धि बड़ी खास, बड़ी रास। विजयपाल रासो नल सिंह भाट, मुंज रासो अज्ञात। रासो नाम से अन्य रचनाएं भी देखते हैं। प्रमुख वाली देखी, अब अन्य देखते हैं। कलर चेंज फीका करते हैं फिर। कलयुग रासो रसिक गोविंद, रसिक गोविंद की कलयुग रासो। नियामत खां जान कवि 1634 ईस्वी की कायम खां रासो। समय सुंदर की राम रासो, समय सुंदर की राम रासो। नियामत खान कवि की कायम खां रासो, रसिक गोविंद की कलयुग रासो। राणा रासो दयाराम या दयाल कवि 1618, राणा रासो दयाराम। रतन रासो कुंभकर्ण, रतन रासो कुंभकर्ण 1618 ईस्वी से 1624 ईस्वी, कुंभकर्ण रतन रासो। कुमारपाल रासो देवप्रभ, कुमारपाल रासो देवप्रभ 14वीं शताब्दी में। ओके, नेक्स्ट अब हम एक एक रचनाओं के बारे में बात करेंगे। बात करेंगे पृथ्वीराज रासो की। चंद्रबरदाई के द्वारा मूल या वास्तविक नाम बलिदय या पृथ्वी भट्ट। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई के द्वारा, जिसे बलिदय और पृथ्वीराज भट्ट के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा लिखित है। जन्म काल जिनका आचार्य शुक्ल के अनुसार चंद्रबरदाई का जन्म 1168 ईस्वी में, यानी कि 1225 विक्रम संवत। विक्रम संवत नहीं बताएंगे आज से, 57 ऐड कर लेना, उत्तर आ जाएगा। तो हम बात सिर्फ करेंगे ईस्वी की। 1168 ईस्वी में इनका जन्म होता है। रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार भट्ट जाति के जगात नामक गोत्र में हुआ था और जन्म स्थान लाहौर में था। तो लाहौर के रहने वाले चंद्रबरदाई जगात नामक गोत्र में हुआ इनका जन्म। काव्य स्वरूप, यह प्रबंधात्मक श्रेणी के अंतर्गत महाकाव्य श्रेणी की रचना मानी जाती है।
पृथ्वीराज रासो आपकी प्रबंधात्मक श्रेणी की, किस श्रेणी की? प्रबंधात्मक श्रेणी की आपकी महाकाव्य श्रेणी की रचना मानी जाती है। प्रबंधात्मक श्रेणी महाकाव्य। आचार्य शुक्ल के अनुसार यह हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम महाकाव्य माना जाता है। चंद्र बरदाई हिंदी साहित्य के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य शुक्ल जी के अनुसार, और चंद्र बरदाई हिंदी साहित्य के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। नरोत्तम स्वामी के अनुसार यह मुक्तक रचना मानी जाती है। नरोत्तम स्वामी ने मुक्तक कहा। ठीक है, ये मुक्तक कह रहे हैं, बाकी सर्वमत यही है कि ये प्रबंधात्मक श्रेणी है, महाकाव्य श्रेणी की रचना है। प्रधान रस के बारे में बात करें तो वीर रस व श्रृंगार रस प्रमुख अंगी रस है। वीर रस और श्रृंगार रस इसमें देखने को मिलता है। श्लोक 16,306 श्लोक इसमें देखने को मिलते हैं। अनुप्रास और यमक अलंकारों की प्रधानता है। वीर रस और श्रृंगार रस की प्रधानता, अनुप्रास और यमक रस छंद नहीं रहे अलंकारों की प्रधानता है। 16,306 कुल पद हैं, यानी श्लोक हैं। छंद विधान में लिखा गया। इस महाकाव्य में प्रयुक्त 16,306 पदों की रचना के लिए कुल 68 छंदों के प्रयोग किया गया है। अधिकता देखने को मिलती है छप्पे छंद की, और छप्पे में आपको पता होगा रोला प्लस उलाला उलाला। 4 चरण रोला के, 2 चरण उलाला के, 11 प्लस 13 24 रोला के। तो रोला और उलाला से मिलकर बनता है छप्य। तो छप्य छंद की अधिकता देखने को मिलती है। अनुप्रास और यमक अलंकार प्रधान है। वीर और श्रृंगार रस प्रधान है। छप्य छंद चंद्र बरदाई का सर्वाधिक प्रिय छंद माना जाता है क्योंकि इसकी प्रधानता है। डॉक्टर नामवर सिंह ने चंद कवि को हिंदी के छंदों का राजा कहा है। इसके अलावा इसमें दुहा 13, 13, 11, 11, तोमर, त्रोटक, गाहा, आर्या छंदों का प्रयोग भी हुआ है। ये इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है, लेकिन ध्यान में रखना। चंद कवि को हिंदी की में छंदों का राजा क्यों कहा गया है नामवर सिंह के अनुसार? क्योंकि 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग है। कितने? 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग है। काव्य विभाजन देखिए तो महाकाव्य को कुल 69 समयों या सर्गों में विभाजित किया जाता है। राजस्थानी में ब्रज भाषा सम्मिलित प्रयोग है। राजस्थानी के साथ में ब्रज भाषा। ओके। नामवर सिंह ने पृथ्वीराज रासो को भाषा पिंगल मानी है। नामवर सिंह ने, यही नामवर सिंह इनको हिंदी के छंदों का राजा और पिंगल भाषा मानी है। नायक कौन है? नायक है इसमें अजमेर के चौहान राजा अर्णोराज के पौत्र अर्णोराज के पौत्र सोमेश्वर के पुत्र पृथ्वीराज चौहान या थर्ड। नायक की श्रेणी में धीरोदात नायक। कैसे नायक? धीरोदात नायक। नायिका है कनौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता नायिका है। नायिका की श्रेणी में मुग्धा नायिका। नायक की श्रेणी में धीरोदात नायक। मुग्धा। धीरोदात और मुग्धा, नायक और नायिका। संयोगिता पृथ्वीराज थर्ड, अर्णोराज के पौत्र, सोमेश्वर के पुत्र। विशेष तथ्य देखते अब मजा आएगा। और इस ग्रंथ की सर्वप्रथम जानकारी कर्नल टोड ने अपने ग्रंथ एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान
1839 में प्रदान की थी और इन्होंने इसके बाद एक भाग को संगोपमा नेम के नाम से प्रकाशित कराया था। इस रचना के कुछ पद पुरातन प्रबंध संग्रह में प्राप्त होते हैं, जिसमें इस ग्रंथ की प्राचीनता के प्रमाणिक होती है। कुछ जो रचनाएं हैं, रचना के कुछ पद हैं, ये पुरातन प्रबंध संग्रह के पुरातन जो प्रबंध संग्रह थे उस संग्रह में प्राप्त होते हैं, जिससे इस संग्रह की प्राचीनता प्रमाणित होती है। जिस चीज से जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ की प्राचीनता प्राप्त होती है, क्या होती, प्रमाणित होती। कैमास वध प्रसंग इसी ग्रंथ से प्राप्त होता है। जो कैमवास का वध है, ये वध का प्रसंग यहीं से प्राप्त होता है, इसी ग्रंथ में। और एकुवान पुहिवी नरेश कैमास मुक्कव उरुपरी परिहरियु वीर कस्तर चकऊ, मकऊ और चकऊ, ये मकऊ और ये चकऊ याद रखना। पृथ्वीराज के द्वारा चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज रासुआ चंद्रबरदाई की उसमें ये मिलता है, मकऊ और चकऊ। दो शब्द याद करना ना, पूरा याद होना हो। आचार्य शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, श्री हरप्रसाद शास्त्री आदि इतिहासकारों के अनुसार इस ग्रंथ का उत्तरार्ध भाग चंद्रबरदाई के पुत्र जलन के द्वारा लिखा गया है और इस संबंध में ये उक्ति प्रसिद्ध हैं। आचार्य शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र और हरिप्रसाद शास्त्री जी के अनुसार इतिहासकार हुए। इन इतिहासकारों के अनुसार इस ग्रंथ का उत्तरार्ध भाग चंद्रबरदाई के पुत्र किसने लिखा, जलन ने। ये जलन वाला याद रह जाएगा, ये याद रखना भाई साहब। पुस्तक जलन हत दे चले गजन नृपकाज, यानी कि पुस्तक कौन सी, चंद्रबरदाई। जलन हत दे यानी कि जलन के हाथ में उनको सौंप कर चल दिए। चली गजन, तो गजनी चल दिए हैं। नृपकाज, नृपनी राजा के, यानी कि पृथ्वीराज तृतीय के साथ, काज यानी साथ, चल दिए हैं। कौन, पृथ्वीराज। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस रचना को सख सुखी संवाद कहकर पुकारा है। सुख सुखी संवाद कहकर पुकारा है। इस रचना की प्रामाणिकता के संबंध में 3 मत प्रचलित हैं। एक कहते हैं भाई साहब ये तो प्रामाणिक है, एक कहते हैं थोड़ा डाउट है, अर्ध प्रमाणिक है, एक कहते हैं एकदम फर्जी है, बिल्कुल प्रमाणिक नहीं है। तो सबसे पहले अप्रमाणिक वाले पे बात करते हैं। और रामचंद्र शुक्ल जी कूद कूद कर इतनी बातें करते करते इस पूरे ग्रंथ को जाली बता देते हैं कि पूरा ग्रंथ ही जाली है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। ये तो पहले लाइन पकड़ ही लो। फिर हम मोतीलाल मेनारिया की बात करेंगे, फिर हम डॉक्टर बुलर की बात करेंगे, मुंशी देवी प्रसाद की बात करेंगे, कवि राजा मुरारी दान और श्यामल दान के बारे में बात करेंगे, राय बहादुर, पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा के बारे में बात करेंगे। ओझा जी, देवी प्रसाद जी, बुलर जी, श्यामल दान जी, मुरारी दान जी, साथ में शुक्ल जी तो है। यह अप्रमाणित मान रहे हैं इस ग्रंथ को। इस ग्रंथ को अप्रमाणिक मानने वाले सर्वप्रथम विद्वान हुए डॉक्टर बुलर। बुलर ने सबसे पहले कहा कि यह फर्जी ग्रंथ है, अप्रमाणिक है, नॉट वेरीफाइड। 1875 ईस्वी में इसे जैनक के द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय रचना के आधार पर अप्रमाणित घोषित किया जाता है। जैनक के द्वारा 1875 ईस्वी में इसे जैनक के द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय जो जैनक की रचना है, इस आधार पर अप्रमाणित घोषित किया जाता है। बुलर ने कब, 1875 में। आचार्य शुक्ल के अनुसार ये पूरा ग्रंथ जाली है।
अर्ध प्रमाणिक वाले देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी शुक्ल जी के आपको पता है बड़े आलोचक रहे हैं। आलोचना में तो वैसे उसके गुण और दोष बताए जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन मैं थोड़ा उस हिसाब से आलोचना को ही आलोचना मान रहा हूँ एक बार के लिए। तो उन्होंने कहा प्रमाणिक है, सॉरी अर्ध पूरा जो जाली है अप्रमाणिक है। हजारी प्रसाद जी सोचते हैं ये बात कह रहे हैं यार, पूरा ऐसे जाली कह रहे हैं और बात सच भी है, लेकिन मैं ऐसे बात कैसे मान लूँ? मैं प्रमाणिक तो नहीं मानूंगा, लेकिन आधो ठीक आधो गलत मानूं, अर्ध प्रमाणिक मानूंगा। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसे अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी, मुनि जिनी विजय और अग्रचंद नाहटा, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साथ देते हैं और ये चारों प्रमुख रूप से नाम है, ये इसे अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। सुनीति कुमार चटर्जी, मुनि जनी विजय और अग्रचंद नाहटा और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। फिर कुछ लोग आते हैं जो ये कहते हैं, ये प्रमाणिक मानने वाले आते हैं और ये कहते हैं यार एकदम सही है, इतने सारे श्लोक लिखे गए हैं, 16,000 श्लोक लिखे गए हैं और आप मजाक मान रहे हो, कोई प्रमाणिकता नहीं मान रहे हो। सबसे पहले तो नाम लूंगा मैं जॉर्ज ग्रेसन का, अयोध्या सिंह उपाध्याय, नगेंद्र जी, दशरथ शर्मा, मथुरा प्रसाद दीक्षित, मिश्र बंधु, देख लो ये तीनों बंधु मिलकर ये कह रहे हैं सर प्रमाणिक है। टोड जी कह रहे हैं नागरिक प्रचारणी सभा के द्वारा प्रकाशित संस्करण में। डॉक्टर श्याम सुंदर दास है, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या हैं। तो काफ़ी लोग ऐसे आए प्रमाणिक मानने वाले, और नगेंद्र ने इस रचना को घटना कोश कहकर पुकारा। घटना कोश कहकर कौन पुकारता है? नगेंद्र जी। नरोत्तम दास स्वामी आ गए वापस, ये कहते हैं पृथ्वीराज राष्ट्र रचना में हस्तलिखित प्रतियों को निम्नलिखित 4 रूपांतरण प्राप्त होते हैं। एक है वृद्ध रूपांतरण, 16 समय यानी कि 69 समय यानी कि सर्ग, 16,306 छंद, विभाजन समयों में नाम से हैं, ठीक है ना। इस संस्करण का प्रकाशन नागरिक प्रचारणी सभा काशी के द्वारा हुआ है और तथा इसकी हस्तलिखित प्रति आपके उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित है और इसका प्रकाशन 1585 ईस्वी में हुआ। मध्यम रूपांतरण में जिसमें 7,000 छंद, विभाजन प्रस्ताव नाम से, इसका प्रकाशन अभी तक नहीं हुआ। हस्तलिखित प्रतियां अबोर एवं बीकानेर में सुरक्षित हैं, अबोर और बीकानेर में सुरक्षित हैं। 700 इसमें छंद है साहब और विभाजन प्रस्ताव नाम से हैं। ये 17वीं शताब्दी में लिखित मानी जाती हैं। अब लघु रूपांतरण के बारे में बात करेंगे। बृहद, मध्यम, लघु 19 खंड और 3500 आधे करते जाओ और खंड नाम से। हस्तलिखित प्रति है, बीकानेर में सुरक्षित है। लघुतम रूपांतरण जो 1300 छंद है वापस कम कर दो और विभाजन किया ही नहीं गया है। डॉक्टर शर्मा के अनुसार इसी संस्करण में मूल राष्ट्र काव्य माना जाता है। अब लघुतम जो रूपांतरण है दशरथ शर्मा ने इसी संस्करण को मूल राष्ट्र काव्य बताया। दशरथ शर्मा इसे प्रमाणिक वाले में मानते हैं, ये बात याद रखना। एक थाल जन्म एक थाल मरण, यह कथन चंद्रबरदाई व पृथ्वीराज चौहान के बारे में प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि इन दोनों अभिन्न मित्रों का जन्म एक ही दिन हुआ और इनकी मृत्यु भी एक ही दिन हुई थी। टोड ने इस रचना को ऐतिहासिक ग्रंथ माना है। टोड ने इसको ऐतिहासिक ग्रंथ माना है और एक थाल जन्म एक थाल मरण याद रखना। चंद्रबरदाई दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के सामंत और प्रसिद्ध राजकवि थे। ये तो अब पढ़ने के बाद पता चल ही गया है। बाबू गुलाब राय ने इस रचना को स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य कहकर पुकारा। गुलाब राय जी स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य कहकर पुकारते हैं। बाबू श्याम सुंदर दास व उदय नारायण तिवारी ने इसे विशाल वीर काव्य कहकर पुकारा। बाबू श्याम सुंदर दास व उदय नारायण तिवारी ने इसे विशाल वीर काव्य मानते हैं। श्याम सुंदर दास और उदय नारायण तिवारी। चंद्रबरदाई के द्वारा अंतिम समय में पृथ्वीराज से संबोधित करते हुए बोला गया कथन, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान। सबको बताएं, सबको बताना, कोई बात नहीं, फिर मतलब नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इस रचना को राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी कहकर पुकारा। बच्चन सिंह ने इस रचना को राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी कहकर पुकारा है। नरोत्तम स्वामी के अनुसार चंद्रबरदाई ने यह रचना पृथ्वीराज चौहान के दरबार में
रहकर मुक्तक रूप में लिखी थी। राजनीतिक महाकाव्यात्मक त्रासदी बच्चन सिंह। पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने पृथ्वीराज रासो रचना में वर्णित घटनाओं और संवंतों में बाटों की कल्पना मात्र माना है। लो भाई साहब, ओझा जी आ गए और कह दिया सीधा कि भाई साहब पृथ्वीराज रासो रचना है ना, वर्णित घटना और संवाद है ना, ये सारे संबंध ऐसे ही बाटों की तरह कल्पनित हैं, इसे ठोक दिया गया है, दिमाग में आए जच्चे जो लिख दियो, ओझा जी कहते हैं। ठाकुर शिव सिंह सेंगर इनको छप्पियों का राजा और डॉक्टर नाम सिंह ने इनको छंदों का राजा, छप्पियों का राजा शिव सिंह सेंगर इन्हें कहते हैं, क्योंकि छप्पे का अलंकार का भरपूर आपके इस्तेमाल हुआ है और इसलिए तो आपके सेकंड ग्रेड में शामिल करवा दिया गया है ना छप्पे। तो इन छंदों का राजा कहकर कौन पुकारता है? नामवर सिंह। चंद्र बरदाई ने अपनी भाषा को सठ भाषा कहकर पुकारा है, ये इंपॉर्टेंट है, खुद ने ही कहा है कि मेरी भाषा भाई सठ भाषा है, सीधी बात। आचार्य शुक्ल का एक कथन पढ़ेंगे, फिर चंद्र बरदाई को टाटा बाय बाय कर देंगे। भाषा की कसौटी पर यदि इस ग्रंथ के कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि यह बिल्कुल बेठिकाने हैं, इसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य शुक्ल के अनुसार इस रचना को इतिहास और कल्पना, फैक्ट और फिक्शन तथा काव्यगत और कथानक प्रेरित रूढ़ियों का सहारा लिया गया है। इस रचना में इतिहास और कल्पना, फैक्ट और फिक्शन तथा काव्यगत और कथानक आपके प्रथित रूढ़ियों का सहारा लिया गया है। तो ये थी आपके पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई के द्वारा लिखित रचना। चलो, पृथ्वीराज रासो को टाटा बाय बाय करने के बाद अगली हमारी रचना आएगी, वो रचना है बिसलदेव रासो। अगली रचना कौन सी? बिसलदेव रासो। नरपति नाहले के द्वारा, नरपति नाहले, नरपति क्या कर लो, नहा लो। ग्यारह 1115 ईस्वी में ये रचना रचित हुई। इस रचना काल को मानने के पीछे एक उदाहरण है, प्रस्तुत किया जाता है। 1272 मजारी, जेठ बदी नवमी बुधवारी, नालय रसायन आरंभ, शारदा तूठी ब्रह्म कुमारी। कुछ इतिहासकार यहाँ 1272 का अर्थ विक्रम संवत 1272 भी मानते हैं, परंतु ज़्यादातर विक्रम संवत 1212 ही स्वीकार करते हैं। 1272 सीधा सीधा लिखा हुआ है और ज़्यादातर 1212 स्वीकार कर रहे हैं, बड़े अजीब लोग हैं। चलो, अपन को क्या है, अपन को तो सिर्फ पेपर क्लियर करना है। तो 1212 स्वीकार करते हैं, याद रखना, विक्रम संवत 1155 ईस्वी इसके रचना काल रहती। डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया इसका रचना काल 16वीं शताब्दी मानते हैं और नरपति नामक किसी गुजराती कवि की इसकी रचयिता मानते हैं। मोतीलाल मेनारिया हैं, विशेष रूप से रचयिता गुजराती कवि को मानते हैं, जो कि नरपति के नाम से हैं। माता प्रसाद गुप्त हैं, ये रचना काल 14वीं शताब्दी में मानते हैं। नवीन शोधों से प्राप्त होता है कि इसकी रचना है प्रति आपके अनुसार इसका रचना काल 1016 ईस्वी सिद्ध हुआ है। इस प्राचीन प्रति के लिए एक पंक्ति प्राप्त होती है, संवत सहस 73 जानी, नालय कबीसर सरसीय वाणी। तो यहाँ पर संवत सहस 73 जानी, सहस 73 जानी, नालय कबीसर सरसीय वाणी। राय बहादुर पंडित गौरीशंकर हीरा बहादुर ओझा ने हमीर के समय की रचना कहा है। तो बिसलदेव रासो की देखी का बात करते हैं। यह बातें तो हुई, अब डेट्स की बात हुई, थोड़ी विवादित है, तो इतने विवादित पूछे ना पूछे, आपको 1155 ईस्वी याद रखना है। और कौन क्या मानता है इतना मेरे आइडिया से नहीं पूछेगा। प्रधान अंग या रस में देखें तो श्रृंगार, योग व संयोग जो श्रृंगार का मर्म स्पष्ट चित्रण हुआ है। संयोग और
वियोग दोनों प्रकार के रस जो श्रृंगार है उनका प्रयोग। तो प्रधान अंगी आपके रस कौन सा है? श्रृंगार रस। काव्य स्वरूप देखते हैं तो मुक्तक काव्य है। कैसा काव्य है? काव्य स्वरूप में मुक्तक काव्य है। कुल छंद 128 छंदों का प्रयोग किया है। माता प्रसाद गुप्त ने 128 छंदों की एक प्रति का संपादन किया और इसकी मूल्य रूप माना जाता है। नायक देखे तो अजमेर का चौहान राजा बिसल देव तृतीय यानी कि विग्रह राज चतुर्थ और मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती। तो बिसल देव रासो हैं नरपति नाले के द्वारा रचित। उसके नायक कौन है? विग्रह राज चतुर्थ। अजमेर के चौहान राजा बिसल देव तृतीय के नाम से भी जाने जाते हैं और मालवा की भोज परमार की पुत्री राजमती और विग्रह राज चतुर्थ के प्रेम कहानी श्रृंगारिकता इसमें प्रमुखता है। 128 छंद हैं। काव्य के विभाजन करते हैं तो इस रचना का 4 खंडों में आपकी विभाजन होता है। और संस्कृत में कथा सार देखें तो पहला खंड है जिसमें आपके अजमेर के राजा विग्रह राज चतुर्थ यानी बिसल देव तृतीय और मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती के विवाह का वर्णन हुआ है। तो पहले खंड में तो विवाह होता है और दूसरे में होती हैं रुष्टता। दूसरे खंड में रानी के किसी व्यंग्य से रानी कोई व्यंग्य कर देती है कि फलाने वहाँ पर फलाने आदमी की तो क्या बात करे, वो तो क्या तगड़ा है। तो उड़ीसा वाले की करते हैं तो भाईजी सीधा उड़ीसा निकल लेते हैं। तो रानी की किसी व्यंग्य से रुष्ट होकर राजा बिसल देव उड़ीसा चले जाना और 12 वर्ष तक वहीं निवास करें और राजमती 12 साल जाने के कारण बिसल देव के पीछे। तीसरे खंड में विरह का वर्णन और बिसल देव के उड़ीसा के वापस लौटने का वर्णन किया जाता है। वहीं चौथे में हम देखते हैं चतुर्थ खंड में आपके राजा भोज परमार के द्वारा अपनी पुत्री को अपने घर लिवा ले जाना तथा बिसल देव वहाँ जाकर राजमती की फिर से चित्तौड़ ले आने का वर्णन है। तो चौथे में यहाँ पर उनके पिताजी अपनी पुत्री को ले जाते घर लिवा ले जाना और बिसल देव जाते हैं और राजमती को फिर से चित्तौड़ लेकर आने का वर्णन मिलता है। तो ये 4 खंड थे। विशेष तथ्य देखते हैं अब। राजा बिसल देव के वीर चरित्र का वर्णन इसमें आपके इनके राजकवि सोमदेव के द्वारा स्वरचित संस्कृत एक नाटक है ललित विग्रह राज में की भी किया गया है। इस नाटक का कुछ अंश बड़ी बड़ी शिलाओं पर खुदा हुआ मिलता है। यह राजपुतान म्यूजियम में सुरक्षित है। वीर चरित्र का वर्णन है इनके राजकवि वे सोमदेव और उनकी एक रचना हुई संस्कृत नाटक ललित विग्रह राज। इस नाटक का कुछ अंश बड़ी बड़ी आपकी शिलाओं पर खुदा हुआ मिलता है और ये राजपुतान म्यूजियम में सुरक्षित है। मात्र 100 पृष्ठों पर एक लघु ग्रंथ है और सर्वप्रथम वर्तमान काल की क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। सर्वत्र आपकी वर्तमान काल की क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। 100 पृष्ठों का एक लघु चित्र है। ये काव्य ग्रंथ नहीं है। ये काव्य ग्रंथ नहीं होकर केवल गाने के लिए एक रचा गया था। इसमें साहित्य भाषा का प्रयोग नहीं होकर राजस्थानी, ब्रज और मध्य देश की भाषा का प्रयोग हुआ है। आचार्य शुक्ल जी के अनुसार भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो वह साहित्य नहीं राजस्थानी है। भाषा इसकी साहित्यिक नहीं है, सीधी बात है। ये कोई महाकाव्य नहीं लिखा गया था, यह काव्य ग्रंथ नहीं लिखा गया था। यह आपके केवल गाने के लिए रचा गया था। मुक्तक काव्य, ठीक है ना। कैसा काव्य? मुक्तक काव्य है, प्रबंध काव्य नहीं है, मुक्तक काव्य है। केवल गाने के लिए रचा गया था। ब्रज, राजस्थानी और मध्य देश की भाषा इसमें प्रयोग हुआ है और इसकी रचना शैली पिंगल मानी जाती है। तो ब्रज की प्रधानता होने के कारण पिंगल भाषा की प्रधानता देखने को मिलती है। शैली श्रृंगार प्रधान एक रचना है। वापस वही बात, 12 मासा का सर्वप्रथम वर्णन इसी ग्रंथ में होता है। हिंदी में जो 12 मासों का जो वर्णन देखने को मिलता है वो सर्वप्रथम इसी ग्रंथ में माना जाता है। 12 मासा वर्णन शुरुआत किस महीने से हुई है? तो कार्तिक माह से हुई है। बिसलदेव, रासो, नरपति, नाले। आचार्य शुक्ल के अनुसार ये रचना वीर काव्य परंपरा की सर्वप्रथम रचना भी मानी जाती है। शुक्ल जी के अनुसार पहला महाकाव्य हिंदी भाषा का वो था चंद्रप्रदाई वाला पृथ्वीराज रासो। वहीं वीर काव्य परंपरा की सर्वप्रथम रचना मानी जाती है आचार्य शुक्ल के अनुसार बिसलदेव रासो।
नरपति नालय के द्वारा रचित। एक विरह गीत काव्य भी कहा जा सकता है राजमती के वियोग के कारण। इसका संपादन माता प्रसाद गुप्ता एवं अगरचंद नाहटा के द्वारा किया गया था। इसका संपादन है माता प्रसाद गुप्त और अगरचंद नाहटा के द्वारा। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, इस ग्रंथ में श्रृंगार की प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। तो कहेंगे अगर वीर रस मिलता है तो सिर्फ किंचित आभास मात्र है, बाकी श्रृंगार रस की प्रधानता है। स्वयं कवि नरपति नालय ने इसे स्त्री रसायन कहकर पुकारा। इम्पोर्टेंट है कि खुद ने स्त्री रसायन कहकर पुकारा, जैसे सठ भाषा कहकर पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई ने अपने भाषा में सठ भाषा कहकर संबोधित किया, वहीं नरपति नालय से स्त्री रसायन कहकर पुकारा है। इसमें मंगलाचरण के रूप में गणेश और सरस्वती की वंदना है। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें वंदना की गई है मंगलाचरण, यानी कि शुरू में गणेश जी और सरस्वती जी की वंदना देखने को मिलती है बिसलदेव रासो में। माता प्रसाद गुप्त ने लिखा है, साहित्य में हमें दूसरी राजमती मिलती है और नहीं दूसरा बिसलदेव मिलता है, और इसी में ही बिसलदेव रासो की कवि की सबसे बड़ी सफलता निहित है। इसी से क्या है, बिसलदेव की कवि की सबसे बड़ी सफलता है, माता प्रसाद गुप्त ने ऐसा लिखा है। आचार्य शुक्ल ने इसे घटनात्मक काव्य नहीं कहकर वर्णात्मक काव्य माना है। तो शुक्ल जी ने घटनात्मक काव्य न कहकर वर्णात्मक काव्य कहा है। इसके भावभूति प्रेम की निश्चित अभिव्यक्ति से सरस हैं। इसकी जो भावभूति प्रेम की निश्चल अभिव्यक्ति से सरस है। इसमें मेघदूत और संदेह रासक की संदेश परंपरा भी मिलती है। तो मेघदूत कालिदास के द्वारा रचित रचना है। एक वीडियो में मैंने शायद किसी और की रचना बता दिया था। तो मेघदूत और संदेश रासक की संदेश परंपरा भी मिलती है। सामंती जीवन के प्रति गहरी अरुचि का चित्रण हुआ है। सामंती जो जीवन है उसके प्रति गहरी अरुचि का चित्रण हुआ है। इसमें ये विशेष तौर से बात याद रखने लायक है। भावभूमि प्रेम की निश्चित अभिव्यक्ति के सरस है। यह रचना नारी गरिमा की स्थापना करती है। भाषा आदिकालीन प्रारंभिक हिंदी का सहज रूप मानी जाती है। इसकी भाषा आदिकालीन प्रारंभिक हिंदी का सहज रूप मानी जाती है। यह था आपका बिसलदेव रासो नरपति नालय के द्वारा रचित श्रृंगार रस प्रधान मुक्तक काव्य। अगली बारी आती है परमाल रासो की। जगनीक के द्वारा परमाल रासो लिखा गया। बारह सौ 30 विक्रम संवत तारीख मुख्य रूप से ये देखने को मिलती है। ठीक है, 57 निकाल देते हैं। इसमें से कितना बचेगा? पीछे 30 निकाला, 1200 बचा, पीछे 27 बचा, 73, 1173 की 1173 ईस्वी में रची गई, मतलब बिसलदेव रासो के बाद में लिखी जा रही है। ठीक है, प्रधान रस है वीरस। चंद्रबरदाई की जो रचना पृथ्वीराज रासो थी उसमें श्रृंगार और वीरस दोनों था, और अभी हमने देखा बिसलदेव रासो जिसमें श्रृंगार रस की प्रधानता थी। लेकिन परमाल रासो है, इसमें आपके जगनीक जी ने वीरस का प्रयोग किया है। तो वीरस प्रधान रस है परमाल रासो की। जगनीक के द्वारा ये रचित ग्रंथ में यह ग्रंथ अपनी गेयता के लिए अधिक प्रसिद्ध है। तो ये भी गेयता के लिए अधिक प्रसिद्ध है। अभी वाला पढ़ा वो भी गेयता के लिए था। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, जो उत्तराखंड में इस काव्य में आला और आलाखंड कहा जाता है। उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में इस काव्य को आला और आलाखंड कहा जाता है। जगनीक कालिंजर के चंद्रेल वंशी राजा प्रमदी देव का दरबारी भाट कवि था, जिसने आपके महोबा के 2 देश प्रसिद्ध वीरों आला और उदल के वीर चरित्र का विस्तृत वर्णन इसी वीर गाथात्मक काव्य के रूप में किया है। ये वीर काव्यात्मक का जो काव्य है, इसमें जगनीक कालिंजर के चंदेल वंशी राजा परमदी देव के दरबारी भाट कवि था।
जगनी कौन था? चंदेल वंशी राजा प्रमदीदेव। महोबे के दो देश प्रसिद्ध वीरों आला और उदल के वीर चरित्र का वर्णन मिलता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार ये अर्ध प्रमाणिक काव्य हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी चंद्र बरदाई के ग्रंथ पृथ्वीराज रासो और आपके जगनी के द्वारा परमाल रासो दोनों को ही अर्ध प्रमाणिक मानते हैं, ये याद रखना। इस काव्य में गीत ज्यादातर वर्षा ऋतु के गाए जाते हैं। गीत हैं ज्यादातर वर्षा ऋतु के गाए जाते हैं। इसमें रचित वीर हुंकार का एक सुंदर पद यहाँ द्रष्टव्य है। 12 बरिस ले कुकर पिए 12 बरिस ले कुकर जिए, ओ 13 ले जिए सियार, बरिस 18 छत्री जिए, आगे जीवन को धिक्कार। 12 बरिस ले कुकर जिए और 13 ले जिए सियार। मेरे आइडिया से कुकर तो शायद कुत्ता ही होता है, पता नहीं कोई और होगा तो अपमान हो सकता है। तो 12 बरिस में कुकर जिए, मेरे हिसाब से आपके कुत्ता होना चाहिए। 12 बरस जीता है और 13 ले जिए सियार, तो सियार 13 वर्ष जी जाता है। बरिस 18 क्षत्रिय जिए, तो क्षत्रिय होता है 18 वर्ष जीता है और आगे जीता है तो उसके जीवन को धिक्कार है। ऐसा इसमें आपके परमाल रासों में लिखा हुआ है। परमाल रासों में लिखा हुआ है। ओके, इस रचना का सर्वप्रथम प्रकाशन आपके 1865 कब होता है? 1865 ईस्वी में होता है। फर्रुखाबाद तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स एलियट के द्वारा आला खंड के नाम से करवाया गया था। फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर थे चार्ल्स एलिकट। चार्ल्स यहाँ लिख देते हैं एलियट। चलो, चार्ल्स एलियट के द्वारा 1865 ईस्वी में। इसके बाद डॉक्टर श्याम सुंदर दास के द्वारा नागरी प्रचारणी सभा काशी के माध्यम से परमाल रासों के नाम से प्रकाशन किया जाता है। श्याम सुंदर दास के द्वारा, श्याम सुंदर दास, नागरी प्रचारणी सभा परमाल रासों के नाम से। इस रचना के गीतों की गेय परंपरा का मुख्य केंद्र बेसवाड़ा, महोबा, बुंदेलखंड माने जाते हैं। तो गेय, अब जो गीतों के गेय परंपरा का मुख्य केंद्र बेसवाड़ा, महोबा और बुंदेलखंड है। बुंदेलखंड हो गया। इस रचना के गीत आषाढ़ और श्रावण मास के हैं। वर्षा ऋतु आषाढ़ और श्रावण में बढ़ती और वाटर फील्ड नामक एक विद्वान के द्वारा इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। तो वाटर फील्ड वर्षा ऋतु से संबंधित है, तो वाटर फील्ड अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। ये थी आपकी परमाल रासो वीरात्मक काव्य हैं। वर्षा ऋतु की प्रधानता से भरे हुए गीत इसमें देखने को मिलते हैं और आला और उदल की वीरता का बात कही गई है। प्रमदीदेव चंदेल जो शासक हुए उनके अंतर्गत वो रहे थे। ओके, तो ये आपकी रचना हो गई जगनी के द्वारा परमाल रासो। अगली रचना है खुमाण रासो। अगली बात करेंगे खुमाण रासो की। खुमाण रासो दलपत विजय की रचना है और 9वीं शताब्दी में आचार्य शुक्ल के अनुसार 9वीं शताब्दी की है। मोतीलाल मेनारिया ने इस रचना काल 17वीं शताब्दी बताया है। मोतीलाल मेनारिया हुए, उन्होंने 17वीं शताब्दी माना है क्योंकि इसकी 17वीं शताब्दी के चित्तौड़ के नरेश, राज सिंह और महाराणा प्रताप तक के राजाओं का वर्णन मिलता है। तो ये तो बात चिंताजनक और सोचने विचारे हैं कि जो मोतीलाल मेनारिया हुए उनकी बात सच है। क्यों? जब राज सिंह आपको पता है 17वीं शताब्दी तक थे, महाराणा प्रताप जी आपको पता है 16वीं शताब्दी तक थे। शिव सिंह सेंगर जी क्या करते हैं देख लो। दलपति विजय रचना नहीं मानकर किसी अज्ञात नामक भाट कवि की रचना मानते हैं। अच्छा,
खुमान रासों को अज्ञात नामा भाट कवि रचना से मानते हैं शिव सिंह सेंगर। खुमान रासों के बारे में विशेष तथ्य देखते हैं। इस रचना में कुल 5000 छंद हैं। इस रचना में कुल 5000 छंद हैं। वीर रस की प्रधानता है। चलिए, खुमान रासो भी आपके वीर रस प्रधान दलपति विजय की रचना है। और इस ग्रंथ में प्रामाणिक हस्तलिपि प्रति पूना संग्रहालय में संग्रहित हैं। प्रामाणिक जो हस्तलिपि है, हस्तलिखित प्रति हैं, वो पूना संग्रहालय में सुरक्षित हैं। और इस ग्रंथ में बगदाद के खलीफा अल मामू एवं चित्तौड़ के रावल खुमान के मध्य हुए युद्धों का वर्णन है। बगदाद के खलीफा हुए जिसका नाम था अल मामू, और चित्तौड़ के रावल खुमान। आचार्य शुक्ल के अनुसार राजा खुमान का शासनकाल 1869 विक्रम संवत से लेकर 1893 विक्रम संवत तक माना गया है। इसके द्वारा कुल 24 युद्ध किए गए थे। इसके द्वारा टोटल आपके खुमान के द्वारा 24 युद्ध किए गए थे। इस रचना में खुमान नामक 3 राजाओं की वीरता का वर्णन किया गया है, प्रथम, सेकंड और थर्ड। प्रथम वाले आपके 1810 से लेकर 1865 विक्रम संवत, दूसरे वाले 70 से लेकर 900 विक्रम संवत तक, और तीसरे वाले 965 से लेकर 990 तक। यह ग्रंथ राजस्थानी भाषा में लिखा गया है। भाषा कौन सी है? राजस्थानी। राजस्थानी है। खुमान रासो दलपति विजय, 500 छंद, वीर रस, पुनः संग्रहालय, बगदाद खलीफा और खुमान रावल खुमान, 24 युद्ध का प्रमाणन, 3 खुमानों के बारे में बात, राजस्थानी भाषा। हमीर रासों के बारे में बात करते हैं जो सारंगधर के द्वारा रचित है। 1357 ईस्वी की रचना है। ठीक है। इस रचना का मूल ग्रंथ अभी तक अप्राप्त है। मूल ग्रंथ है वो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। प्राकृत पेंगलम में इस काव्य में कुछ छंद मिले थे। प्राकृत पेंगलम में किस काव्य के कुछ छंद मिलते हैं? वो हैं हमीर रासों के। इन्हीं के आधार पर आचार्य शुक्ल ने इसके अस्तित्व की कल्पना की है। और विद्याधर, सारंगधर, बब्बर व जज्जल, इन 4 कवियों की रचनाओं का संकलन ही प्राकृत पेंगलम है। विद्याधर, सारंगधर, बब्बर और जज्जल, इन चारों का संग्रह इसमें मिलता है। और इसमें कुछ काव्य, कुछ अन्य छंद है वो मिलते हैं इसमें। तो इन्हीं छंदों के आधार पर, प्राकृत पेंगलम के आधार पर इसका अस्तित्व मानते हैं। और इसके संकलनकर्ता कौन है? लक्ष्मीधर माने जाते हैं। प्राकृत पेंगलम के संकलनकर्ता लक्ष्मीधर माने जाते हैं। प्राकृत पेंगलम याद रखना, लक्ष्मीधर। राहुल शंकरायतर ने आचार्य शुक्ल द्वारा उल्लेखित छंदों को सारंगधर के द्वारा रचित नहीं मानकर जज्जल नामक कवि की रचना घोषित करते हैं। राहुल शंकरायतन किसको? जज्जल के द्वारा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस रचना को प्रयुक्त अमीर शब्द का विकृत रूप माना है। और इनके अनुसार यह शब्द किसी पात्र का नाम न होकर एक विशेषण रूप से प्रयुक्त हुआ है। तो अमीर शब्द है जो अमीर शब्द का विकृत रूप है, और ये कोई इंसान, किसी पात्र का, व्यक्ति का नाम नहीं, एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं ऐसा। सारंगधर ने सारंगधर पद्धति नाम से एक सुभाषित संग्रह भी लिखा था। आचार्य शुक्ल ने इसी ग्रंथ को अपभ्रंश रचनाओं की समाप्ति मानी है। जो ये आपका सारंगधर के द्वारा हमीर रासो ग्रंथ है, इस हमीर रासो को जो अपभ्रंश रचनाएं हैं उसका समाप्ति माना गया है आचार्य शुक्ल के अनुसार। विजयपाल रासो के बारे में बात करते हैं नल सिंह के द्वारा। विजयपाल रासो, लो जी, विजयपाल रासो
नल सिंह 16वीं शताब्दी का है और मिस्र बंधुओं के अनुसार 1298 ईस्वी का है। विशेष तथ्य देखते हैं। यह ग्रंथ मूलतः अपभ्रंश से रचित है और इसे हिंदी रासो साहित्य में स्थान देना उचित नहीं है। 42 संधि उपलब्ध हैं इसके अपने विजयपाल रासो की, जो नल सिंह के द्वारा रचित हैं और जिसे अपभ्रंश में रचित हैं। हिंदी रासो साहित्य में स्थान नहीं देना उचित माना गया है। 42 छंद उपलब्ध हैं। विजयगढ़ करौली राज्य के राजा विजयपाल और पंग राजा के युद्ध का वर्णन है। विजयगढ़ आपके करौली राज्य के राजा विजयपाल व पंग राजा के मध्य युद्ध का वर्णन है। रचनाकार मुख्य रूप से याद रखना है किसके बीच में युद्धों के बारे में बात कही गई है। नल सिंह भाट के द्वारा विजयपाल रासो, करौली और पंग राजा। तो ये प्रमुख रूप से हमने देख लिए। चंद्रबदई के द्वारा पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, बिसलदेव रासो, खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो और आपके हो गया जस्ट अभी वाला विजयपाल रासो, उससे पहले हमीर रासो और हमारा किसके द्वारा रचित, जगनीक के द्वारा परमाल रासो। रासो इंपॉर्टेंट थे वो पढ़ लिए। रासो के बाद में रास, जैन साहित्य रास मुख्यतः 12वीं और 13वीं शताब्दी में जैन कवियों के द्वारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए साहित्य रचा गया, जिसे रास साहित्य के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट बात है और एक थोड़ी नॉर्मल सी बात भी है, ये सबको पता सी होनी चाहिए कि रास साहित्य भाई जैन साहित्यकार हुए और जैन कवियों के द्वारा सिर्फ अपने धर्म का प्रसार करना था, भी मुख्य उद्देश्य था। और ये 12वीं 13वीं शताब्दी में किया गया रास साहित्यों के माध्यम से। ये काव्य जैन कवियों के द्वारा रचे गए और जैन धर्म में संबंधित व्यक्तियों के चरित्र नायक का बनाया गया। जैन धर्म से संबंधित व्यक्तियों को चरित्र नायक बनाया गया और इनकी कथानक का प्रमुख स्रोत जैन पुराण माना गया है। उपजीव्य जैन पुराण को माना गया है। इनके लेखन का प्रमुख उद्देश्य धर्म तत्व का निरूपण करना माना जाता है। धर्म तत्व का निरूपण करना, जिस प्रकार हिंदी के पूर्वी क्षेत्र में सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया। जो हिंदी का पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पर सिद्धों ने बौद्ध धर्म के से आपके वज्रयान से मत का प्रचार किया था हिंदी कविता के माध्यम से। उसी प्रकार पश्चिम भाग में जैन साधुओं ने अपनी मत का प्रचार हिंदी कवियों ने हिंदी कविता के माध्यम से किया। इन कविताओं की रचना आचार, रास, फागु, चरित्र, टब्बा आदि विभिन्न शैलियों में मिलती हैं। तो आचार हैं, रास हैं, फागु हैं, चरित्र हैं, टब्बा है, लगभग मिलते जुलते सारी चीज़ें एक जैसी हैं। और आचार शैली में जैन काव्यों में घटनाओं के स्थान पर उपदेशात्मक प्रधानता मिलती है। तो आचार शैली है, इस शैली में आपकी घटनाओं के स्थान पर उपदेशात्मक उपदेश दिए गए हैं। और फागु और चरित्र काव्य में शैली में सामान्यता के लिए प्रसिद्ध है। काव्य शैली की सामान्यता के लिए प्रसिद्ध है। तो फागु और चरित्र यह सामान्यता है काव्य शैली की, इसके लिए प्रसिद्ध है। आचार हो गए आपके उपदेशनात्मक, पश्चिमी क्षेत्र में हो गए प्रमाणिक रूप से 12वीं 13वीं शताब्दी हो गए, जैन पुराणों के माध्यम से किया गया, जैन कवियों के द्वारा किया गया। चरित्र नायक आपके जैन धर्म के संबंधित व्यक्ति को बनाया गया। सिंपल सी बातें हैं, कुछ समझने लायक है नहीं। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट ये है कि रास शब्द की व्युत्पत्ति से संबंधित विविध तथ्य हैं, उनको देखते हैं। रास शब्द संस्कृत साहित्य में क्रीड़ा व नृत्य से संबंधित है। रास जो आपको संस्कृत साहित्य है, उस संस्कृत में वैसे तो क्रीड़ा और नृत्य से संबंधित इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, परंतु हिंदी में देखें नाट्य शास्त्र के प्रणेता आचार्य भरत मुनि ने क्रीड़ नायक कहा है। क्रीड़ नियक क्या कहा है आचार्य भरत मुनि जी ने, नाट्य शास्त्र के प्रणेता। अभिनव गुप्त ने रास को एक प्रकार का रूपक माना है। लोक जीवन में रास शब्द श्री कृष्ण की लीलाओं से लिए रूढ़ हो गया है। हम जब भी रास शब्द सुनते हैं तो श्री कृष्ण की जो लीलाएं हुई, उन लीलाओं के बारे में सीधा याद आता है हमारे कि रास लीलाएं, ठीक है ना।
तो उनके लिए रूढ़ हो रखा है ये। वात्सायन के कामसूत्र के रचना काल तक रास में गायन का भी समावेश हो गया था। वात्सायन के कामसूत्र के रचना काल में, वात्सायन के कामसूत्र के रचना काल तक रास में गायन का भी समावेश हो गया था। जैन साधुओं ने रास को एक प्रभावशाली रचना शैली का रूप प्रदान किया। जैन साधुओं ने रास को एक प्रभावशाली रचना का शैली का रूप प्रदान किया। जैन मंदिरों में श्रावक लोग रात्रि के समय ताल लेकर रास का गायन करते हैं। तो जैन मंदिरों में श्रावक जो लोग हैं रात्रि के समय ताल लेकर रास का क्या करते हैं, गायन करते हैं। इस पद्धति का प्रचार 14वीं शताब्दी में चलता रहा। जैन साहित्य में कृष्ण कथा को हरिवंश पुराण कहा गया। जैन साहित्य में जो कृष्ण कथा है, इस कृष्ण कथा को हरिवंश पुराण कहा गया। शांत रस की प्रधानता के साथ श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। मुख्य रूप से रस है इनका शांत रस, और इसके साथ में श्रृंगार रस का भी प्रयोग हुआ है रास में। वैष्णव अवतारों की कथाएं भी जैन आदर्शों के आवरण में पद्यबद्ध की गई हैं। जो वैष्णव अवतार थे, उन वैष्णव अवतारों की कथाएं भी जैन आपके आदर्शों में आवरण में पद्यबद्ध की गई हैं। इस साहित्य में पौराणिक और धार्मिक प्रतिज्ञाओं का पालन करने वाले एवं लोक कथाओं की प्रसिद्ध पात्रों का समावेश किया गया है। इस साहित्य में पौराणिक और जो धार्मिक प्रतिज्ञाएं हैं, उन प्रतिज्ञाओं का पालन करने वाले लोक कथा के प्रसिद्ध पात्र हैं, जो लोक कथाएं हुई उनके प्रसिद्ध पात्र हैं, उनका समावेश किया गया है। चलिए, प्रमुख बातें थी कि शांत रस की प्रधानता है, जिसमें श्रृंगार रस भी देखने को मिलता है। वैष्णव के अवतार की कथाएं के भी जैन आदर्शों के आवरण में प्रबद्ध की गई हैं। पौराणिक और धार्मिक प्रतिज्ञा है, उनका पालन करते हुए लोक कथाओं में जो प्रसिद्ध पात्र हुए उनको भी समावेश किया गया है। रास जैन साहित्य की प्रमुख रचनाएं देखें। भारतेश्वर बाहुबली, पहली इंपॉर्टेंट यही है, भारतेश्वर बाहुबली रास, जो शालिभद्र सूरी की है। मुनि जिन विजय, गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर दशरथ ओझा ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। मुनि जिन विजय हैं, गणपति चंद्र गुप्त हैं, डॉक्टर दशरथ जो ओझा है, इन्होंने जो इस ग्रंथ को जैन साहित्य है, उस जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। इसकी रचना 1184 ईस्वी में की गई। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो शालिभद्र सूरी को आपके गणपति चंद्रगुप्त ने पहला हिंदी का कवि माना है। 205 छंदों में रचित एक सुंदर खंड काव्य है। किस प्रकार का काव्य है? 205 छंदों में लिखा हुआ खंड काव्य है। इसमें दो भाइयों, भरतेश्वर अयोध्या का जो राजा है तथा बाहुबली जो तक्षशिला का राजा है, कि वीरता, युद्धों आदि का विस्तार का वर्णन किया गया है। इसमें दो भाई हैं, एक है भरतेश्वर जो अयोध्या का राजा है, एक है बाहुबली जो तक्षशिला का राजा है। तो अयोध्या के राजा भरतेश्वर और तक्षशिला के राजा बाहुबली की वीरता, युद्ध और आदि का विस्तार का वर्णन किया गया है। इसमें हिंसा व वीरता के पश्चात विरक्ति और मोक्ष के भाव प्रतिपादित करना कवि का मुख्य लक्ष्य है। हिंसा और वीरता के पश्चात विरक्ति और जो मोक्ष है, इस भाव के प्रतिपादित करने का कवि का मुख्य लक्ष्य है। तीन रसों वीर, श्रृंगार और शांत की प्रधानता देखने को मिलती है। भरतेश्वर बाहुबली आपकी कौन सी है? गौर है, कौन सी है? रास है, ठीक है ना। भरतेश्वर बाहुबली रास, तो पहले रास हुई, एक गौर नाम से भी एक रचना भी है, ठीक है ना। तो शालिभद्र सूरी के द्वारा भरतेश्वर बाहुबली रास जो शालिभद्र सूरी के द्वारा रचित है। इसमें तीन रस है, एक है वीर, श्रृंगार और शांत रस। अगली रचना है पंच पांडव चरित रास जो शालिभद्र सूरी की है। पंच पांडव चरित रास शालिभद्र सूरी के द्वारा इस हिंदी रास परंपरा में प्रथम ऐतिहासिक रचना मानी जाती है। हिंदी रास परंपरा की प्रथम ऐतिहासिक रचना मानी गई है। इसका प्रणयन 14वीं शताब्दी माना गया है। 15 सर्गों में विभाजित है। काव्य में पांडवों की कथा को अहिंसा पर आधारित रखा गया है। इसकी भाषा अपभ्रंश प्रस्तावित राजस्थानी हिंदी है। तो अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी हिंदी भाषा का प्रयोग 15 सर्गों में विभाजित पांडवों की कथा को अहिंसा पर आधारित किया गया है।
हिंदी रास परंपरा की प्रथम ऐतिहासिक रचना है? पंचपांडव चरित्र रास, शालिभद्र सूरी। बुद्धिरास ये शालिभद्र सूरी के शिष्य हैं, वे सीवी के द्वारा संकलित हैं, सीवी के द्वारा संकलित है। चंदन बाला रास है ये काव्य आशु के द्वारा, कवि आशु के द्वारा चंदन बाला रास, कवि आशु चंदन बाला रास, कवि आशु चंद्र बाला रास। इस काव्य की रचना 1200 ईस्वी में जालोर में हुई थी। यह जो काव्य है, इस काव्य की रचना 1200 ईस्वी में जालोर में हुई थी। कौन सी? चंदन बाला जो रास है इसकी, कवि आशु के द्वारा। बुद्धिरास शालिभद्र सूरी के शिष्य सीवी द्वारा। चंदन बाला के बारे में बात करें तो 1200 ईस्वी में जालोर में हुई 35 छंदों का लघु खंड काव्य है। 35 छंद है और लघु खंड काव्य है। चंपा नगरी के राजा दधिवाहन की पुत्री चंदनबाला की इसकी कथा नायिका है। चंपा नगरी के राजा हैं दधिवाहन, इसकी पुत्री हुई चंदनबाला, इसकी प्रधान आपकी कथा नायिका है। करुण रस की प्रधानता है, करुण रस की प्रधानता आपकी मिलती है चंदनबाला रास में, जो कवि आशु के द्वारा रचित हैं। अगली रचना है जीव दया रास, जो कवि आशु के द्वारा रचित है। ये जस्ट पढ़ी, ये भी कवि आशु की थी और आपकी जीव दया रास है चंदनबाला रास के साथ साथ, ये भी कवि आशु की है। जीव दया रास। स्थूली भद्र रास ये जिन धर्मसूरी की है, जिन धर्मसूरी की शाली भद्र रास, स्थूली भद्र रास ये किनकी है? जिन धर्मसूरी की है, जिसकी रचना 1209 ईस्वी में की गई थी। इसमें कोसा नामक वेश्या के पास भोग लिप्त रहने वाले स्थूली भद्र को कवि ने जैन धर्म की दीक्षा देने के बाद मोक्ष का अधिकार सिद्ध किया था। किसके? स्थूली भद्र हैं जो कोसा नामक, क्या नाम है? कोसा नामक एक वेश्या थी, उस कोसा नामक वेश्या से आपके स्थूली भद्र हैं, ये भोग लिप्त रहते थे। कवि ने जैन धर्म की दीक्षा दी इन्हें और मोक्ष का अधिकारी सिद्ध किया था। विजय आपके सैन्य सूरी की रचना देखते हैं अब। रेवंत गिरी रास, ये विजय सेन सूरी की रचना है रेवंत गिरी रास। डॉक्टर नगेंद्र ने इसका रचना काल 1213 ईस्वी में माना है और रेवंत गिरी रास नाम है इसका। विजय सेन सूरी की रचना है। अभी तक हमने स्थूली भद्र रास पढ़ा है, जिसके रचनाकार है जिन धर्मसूरी। जीव दया रास है कवि आशुक। चंदनबाला रास कवि आशुक। बुद्धि रास शालिभद्र सूरी के शिष्य सीवी द्वारा। पंच पांडव चरित और साथ में बत्वेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी। तो रेवंतगिरी रास विजय सेन सूरी के द्वारा रचित, उसमें तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा और रेवंतगिरी तीर्थ का वर्णन किया गया है। तो रेवंतगिरी जो तीर्थ है और नेमिनाथ की प्रतिमा का वर्णन है। नेमिनाथ रास ये जो है ये आपके सुमति गुणी द्वारा, सुमति गुणी के द्वारा नेमिनाथ रास। इसका रचना काल 1213 ईस्वी माना जाता है। इसका रचना काल है आपके 1213 ईस्वी में माना जाता है। नेमिनाथ के प्रसंग में श्री कृष्ण का वर्णन इस काव्य का विषय है। नेमिनाथ के प्रसंग में श्री कृष्ण का वर्णन इस काव्य का विषय है। 58 छंदों की इस रचना में अपभ्रंश से प्रभावित राजस्थानी हिंदी का प्रयोग हुआ है। 58 छंदों से इस रचना में अपभ्रंश से प्रभावित राजस्थानी हिंदी शब्द का प्रयोग, हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ है। नेमिनाथ के प्रसंग में श्री कृष्ण का वर्णन काव्य का विषय है। 1213 ईस्वी में लिखी गई नेमिनाथ रास
सुमति गुणी के द्वारा, सुमति गुणी के द्वारा। नेक्स्ट है गौतम स्वामी रास। आपके उदयवंत या विजयभद्र के द्वारा गौतम स्वामी रास लिखा गया, जिसमें कोई खास बातें याद करने लायक नहीं है। उदयवंत विजयभद्र के द्वारा गौतम स्वामी रास। उपदेश रसायन रास, ये है जिन दत्त सूरी के द्वारा 16 मात्रा वाले अलीलय छंद के द्वारा प्रयोग हुआ है, जिसमें जिन दत्त सूरी के द्वारा 16 मात्रा वाले अलीलय छंद का प्रयोग हुआ है। उपदेश रसायन रास। कछुली रास, ये है प्रज्ञा तिलक। कछुली रास प्रज्ञा तिलक। जिन पदम सूरी रास सारम मूर्ति, सारम मूर्ति जिन पदम सूरी रास। करकंड चरित्र रास कनकामर मुनि, कनकामर मुनि करकंड चरित्र रास का करकंड का कनकामर। कुमारपाल प्रतिबोध 1241 विक्रम संवत का सोम प्रभ सूरी के द्वारा रचित कुमारपाल प्रतिबोध। सोम प्रभ सूरी कुमारपाल प्रबोध प्रतिबोध। आचार्य देवसेन श्रावकाचार्य, श्रावकाचार 1933 ईस्वी की, ये वो अपनी प्रथम रचना मानी गई है ना, ये वो वाली है आचार्य देवसेन की श्रावकाचार्य 1933 ईस्वी। ये जो एक रास रचना है। दब सहाव प्रयास द्रव्य स्वभाव प्रकाश, ये जो आचार्य देवसेन की ये भी रचना। एक है लगुन चक्र, एक है दर्शनसार, ये आपके चारों की चारों रचनाएं आचार्य देवसेन की हैं। श्रावकाचार्य, दब सहाव प्रयास, लगुन चक्र और दर्शनसार। सबसे प्राचीन रासों काव्य माना जाता है अज्ञात के द्वारा लिखित मंजू रास। कौन सी रास? मंजू रास सबसे प्राचीन रासों काव्य माना जाता है। आबू रास है जो पल्हण के द्वारा 1289 विक्रम संवत में लिखा गया। पल्हण के द्वारा आबू रास। गै सुकुमाल रास, ये है देलहण के द्वारा, देलहण देवेंद्र सूरी के द्वारा गै सुकुमाल रास। गै सुकुमाल रास देलहण या देहलण देवेंद्र सूरी के द्वारा गै सुकुमाल रास। समरा रास अम्बदेव सूरी 1371 विक्रम संवत। समरा रास अम्बदेव सूरी, अम्बदेव सूरी। समरा रास। प्रबंध चिंतामणि जैनाचार्य मेरुतुंग के द्वारा प्रबंध चिंतामणि, ये इंपॉर्टेंट है, याद करने लायक है। मेरुतुंग की रचना जैनाचार्य 1361 ईस्वी प्रबंध चिंतामणि। अमर रास अभय तिलकमणि, अभय तिलकमणि अमरदास। जैनाचार्य मेरुतुंग की प्रथम मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि रचना है। सुदर्शन चरियु, सुदर्शन चरित्र जो नयन नंदी की रचना है। नयन नंदी की रचना सुदर्शन चरियु। पास चरियु पासर्व पुराण, ये पदम कीर्ति के द्वारा रचित है। नेमिनाथ फागु है जो राजशेखर सूरी की रचना है। राजशेखर सूरी की रचना क्या? नेमिनाथ फागु। हरिचंद पुराण है जो जाखू मणियार की रचना है। हरिचंद पुराण जाखू मणियार। कन्नड़ दे प्रबंध पदमनाथ की, इंपॉर्टेंट, पदमनाथ के द्वारा कन्नड़ दे प्रबंध इंपॉर्टेंट। वज्रसेन सूरी की द्वारा ये रही भरतेश्वर बाहुबली घोर रास, ये है ब्रजसेन सूरी की। किसकी है? वज्रसेन सूरी, यह भी महत्वपूर्ण है। नेमिनाथ चौपाई विनय चंद्र सूरी की रचना है। नेमिनाथ चरियु हरिभद्र सूरी की रचना है।
और नेमिनाथ फागु ये राजशेखर सूरी की रचना है। याद रखना ये भी विशेष तौर से अंतिम वाले नाम कि नेमिनाथ चौपई है, नेमिनाथ चरिऊ है और नेमिनाथ फागु है। फागु वाली सूरी की कौन सी? राजशेखर सूरी की। हरिभद्र सूरी की नेमिनाथ चरिऊ, नेमिनाथ आपके चौपई है विनय चंद्र सूरी की हैं। ये थे रास साहित्य इम्पोर्टेंट, ये देख लिया हमने लगभग 30-32 किताबें, और विशेष तौर से हमने 4-5 बातें थी, 4-5 जो ग्रंथ थे उनके बारे में देखे बातें विशेष तौर से विस्तृत रूप से। अब है सिद्ध साहित्य। रास साहित्य के अंतर्गत हम जब बात कर रहे थे तो पूर्वी हिंदी के बारे में बात करी, पूर्वी हिंदी क्षेत्र के बारे में, तब हमने सिद्ध साहित्य में बौद्ध साहित्यों के बारे में बात करी थी। तो पता चलना चाहिए कि सिद्ध साहित्य बौद्ध साहित्य के द्वारा लिखा गया, रास जैनों के द्वारा। बौद्ध धर्म का वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए साहित्य देश भाषा जन भाषा में लिखा गया, वही सिद्ध भाषा सिद्ध साहित्य कहलाया। बौद्ध धर्म के विकृत होकर वज्रयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में फैल रहा था और इन बौद्धिक तांत्रिकों में वामाचार की गहरी प्रवृत्ति पाई जाती थी। ये बिहार से लेकर आसाम तक फैले थे, ये सिद्ध कहलाते थे। बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व द्वारा, वज्रयान जो तत्व है इसका प्रचार करने के लिए जो साहित्य है देश भाषा यानी जन भाषा में जो लिखा गया वही सिद्ध साहित्य कहलाया। बौद्ध धर्म विकृत होकर वज्रयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में फैला। इन बौद्धिक तांत्रिकों में वामाचार की गहरी प्रवृत्ति थी, वामाचार की गहरी प्रवृत्ति थी और ये बिहार से लेकर आसाम तक फैले थे और ये सिद्ध कहलाए। आपके क्या कहलाए? सिद्ध कहलाए। राहुल शंकराचार्य की बात करते हैं तो 84 सिद्धों के नामों का उल्लेख किया है, जिन्हें सिद्ध सरप्पा से यह साहित्य प्रारंभ होता है। तो राहुल शंकराचार्य जी 84 सिद्धों का नामों का उल्लेख करते हैं और यहाँ से इनमें जिनमें से सिद्ध सरप्पा से ये आपके साहित्य हैं, ये साहित्य प्रारंभ होता है। सिद्ध सरप्पा से ये साहित्य प्रारंभ होता है। इन सिद्धों में सरप्पा या सबरप्पा, लुइपा, डोबिम्पा, कणम्पा, कुकरिप्पा इत्यादि हिंदी के मुख्य सिद्ध कवि हुए। सिद्ध लोग अपने नाम के अंत में आदर्शार्थक पा शब्द का, ये जो पा देख रहे हो ना, सरप्पा, सबरप्पा, लुइपा, डोबिम्पा, गणम्बा, जो भी ये पा है, ये पा आपके आदर्श सूचक शब्द हैं। बिहार के नालंदा एवं तक्षशिला विद्यापीठ इनके मुख्य अड्डे माने जाते हैं। तो बिहार के नालंदा और तक्षशिला के विद्यापीठ है इनके मुख्य अड्डे माने गए। बाद में ये भोट तिब्बत के क्षेत्र में चले गए थे। इनकी रचनाओं का एक संग्रह महामोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने बांग्ला भाषा में बोधगान ओदुआ नाम से निकाला था। इसमें सरप्पा और कृष्णाचार्य द्वारा रचित दुहाओं का संकलन है। बोधगान ओदुहा, बोधगान ओदुआ, महामोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री, सरप्पा और कृष्णाचार्य। मुनि अद्वय वज्र और मुनि दत्त सूरी ने सिद्धों की भाषा को संध्या अथवा संध्या भाषा के नाम से पुकारा है, जिसका अर्थ होता है कि कुछ अस्पष्ट और कुछ स्पष्ट भाषा। संध्या अथवा संध्या भाषा के नाम से पुकारा है मुनि अद्वय वज्र तथा मुनि दत्त सूरी ने। सिद्धों की भाषा में उलटभाषी शैली का पूर्व रूप देखने को मिलता है। वैसे तो कबीर की उलटभाषी प्रयोग शैली सबसे ज़्यादा है, लेकिन उलटभाषी शैली का पूर्व रूप देखने को मिलता है सिद्धों की भाषा में। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने सिद्ध साहित्य की प्रशंसा करते हुए लिखा है, जो जनता तत्कालीन नरेशों की स्वेच्छाचारिता, पराजय या पतन से त्रस्त होकर निराशावाद के गर्त में गिरी हुई थी, उसके लिए इन सिद्धों की वाणी ने संजीवनी बूटी का कार्य किया। ये रामकुमार वर्मा के अनुसार कि जो जनता तत्कालीन यानी उस समय नरेशों की जो स्वेच्छाचारिता यानी कि खुद करते थे मनमानी और उनकी पराजय या पतन से त्रस्त होकर निराशावाद की गर्त में खड्डे में गिरी हुई थी, तो उनके लिए सिद्धों की वाणी थी संजीवनी बूटी के रूप में काम करी। जैसे राम के लिए संजीवनी बूटी काम करती, वैसे लक्ष्मण जी के लिए साधना अवस्था में निकली सिद्धों की वाणी चर्या गीत या
गीत कहलाती हैं। तो यहाँ पर एक मात्रा ऐसी है और एक मात्रा ऐसी, एक चरिया है एक चर्या है। तो चर्या गीत या चर्या गीत। वज्रयान साधना का प्रमुख केंद्र श्री पर्वत माना जाता है। वज्रयान जो साधना है इसका प्रमुख केंद्र श्री पर्वत माना जाता है। सिद्ध साहित्य का सर्वप्रथम संपादन पाश्चात्य विद्वान बेंडल के द्वारा किया गया था। सिद्ध साहित्य का सर्वप्रथम आपके संपादन पाश्चात्य विद्वान हुए बेंडल, उस बेंडल के द्वारा किया गया था। हिंदी में गेय पदों की परंपरा सिद्धों से ये शुरू हुई मानी जाती है। हिंदी में गेय जो पद हैं उनके गेय पदों की परंपरा सिद्धों से शुरू हुई मानी जाती है। सिद्ध साहित्य का सर्वप्रथम संपादन पाश्चात्य विद्वान बेंडल ने किया था, ये याद रखना है। श्री पर्वत याद रखना है, चर्या गीत याद रखना है। आगे देखते हैं। 84 सिद्धों में से 18 सिद्धों की रचना ही हिंदी काव्य में प्रकाशित हुई। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने एक जगह लिखा है, 7वीं शताब्दी में ही हम सिद्धों की रचनाओं को अपनी भाषा के प्रारंभिक रूप में पाते हैं। सिद्ध साहित्य में दोहा कोश की रचना परिनिष्ठ अपभ्रंश भाषा में हुई तथा चर्या पदों की रचना अवट भाषा में हुई। सिद्ध साहित्य में दोहा कोश की रचना परिनिष्ठ अपभ्रंश भाषा में हुई और अपभ्रंश और हिंदी भाषा के मिश्रण अवट चर्या पदों की रचना इसमें हुई। 84 सिद्धांतों के 4 महिला सिद्ध योगिनी भी हुई। 84 सिद्धों में 4 महिला सिद्ध योगिनी भी हुई। एक लक्ष्मी करापा, एक कनक लापा, एक मेघ लापा, एक मणिभद्रापा। तो मणिभद्रापा, मेघ लापा, कनक लापा, लक्ष्मी करापा। लक्ष्मी, कनक, मेघ, मणि। राहुल शंकरायतन के अनुसार सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश से नहीं हुई, वे हमारे देश के ठोस धरती की उपज है। आचार्य शंकरायतन कहते हैं कि सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश से नहीं हुई, वे हमारे देश के ठोस धरती की उपज है। महासुखवाद इस साहित्य की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। महासुखवाद, सुखवाद नहीं, महासुखवाद इस साहित्य की प्रमुख विशेषता है। यदि आदिकालीन सिद्धों और नाथपंथियों के काव्य रूपों को हिंदी क्षेत्र में निकाल दिया जाए तो फिर भक्तिकालीन निर्गुण पंथियों की काव्य गंगा का उद्गम बताना कठिन होगा। आदिकाल में सिद्धों और नाथपंथियों के अगर काव्य रूपों को हिंदी क्षेत्र से निकाल दिया जाए तो फिर भक्तिकालीन जो निर्गुण पंथी हुई उनकी काव्य गंगा का उद्गम कहाँ से होता है ये बताना कठिन हो जाएगा। भाई साहब, सिद्ध साहित्य की विशेषताएं देखते हैं, ये प्रमुख है हमारी। इस साहित्य में तंत्र साधना का अधिक बल दिया गया है। साधना पद्धति में शिव व शक्ति के युगल रूप से उपासना की गई है। शिव और शक्ति की युगल पूजा, तंत्र साधना पर अधिक बल। इसमें जाति प्रथा और वर्ण भेद व्यवस्था का विरोध किया गया है। जाति प्रथा और वर्ण भेद विरोध। साहित्य में ब्राह्मण धर्म व वैदिक धर्म है उसका खंडन किया गया है। तभी तो वो अलग धर्म निकला ना, वरना ये इसमें काम चल जाता। सिद्धों में 5 प्रकार की दुष्प्रवृत्ति देखने को मिलती है। आपके मकार कहते हैं उसे। मांस है, मछली है, मदिरा है, मुद्रा है, मैथुन है। तो इनकी दुष्प्रवृत्ति देखने को मिलती है 5 प्रकार की। एक तो मांस, एक मछली, एक मदिरा, एक मुद्रा और मुद्रा के साथ में मैथुन। मांस, मदिरा, मछली, मुद्रा, मैथुन, पंचमकार कहलाए। सिद्ध साहित्य में मुख्यतः इन 3 श्रेणी में विभाजित किया जा सकता है। एक है नीति या आचार संबंधी साहित्य, एक है उपदेशनात्मक साहित्य, एक है साधन संबंधी या रहस्यवादी साहित्य। इसमें रहस्य भावना की प्रधानता है, तो रहस्य भावना की प्रधानता है वो साधन संबंधी या रहस्यवादी कहलाएगा। उपदेश परक है और नीति या आचार संबंधी साहित्य होंगे। इसमें पाखंड या आडंबर का विरोध किया गया है। सहज जीवन यापन पर अधिक बल दिया गया है। सहज भोग मार्ग और महासुख का मंडन किया गया है। तो याद आप देख सकते हो जो इनके 5 हमने दुष्प्रभाव जो देखे उनसे कितना भोग मार्ग और कितना महासुख है, उनको महामंडन तो देखा ही गया है। सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं देखते हैं अब। सरहपा जिनकी रचना है दोहा कोश। कवि का नाम है सरहपा, रचना का नाम है दोहा कोश। इन्हें सरयपाद, सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से पुकारा जाता है। सरयपाद, सरोज वज्र और राहुल भद्र के नाम से जाना जाता है। ये जाति से ब्राह्मण माने जाते हैं। राहुल शंकरायतन इनको समय
769वां स्वीकार किया है और इनके द्वारा रचित 32 ग्रंथों का उल्लेख प्राप्त है, जिसमें से दोहा कोश सर्वाधिक प्रसिद्ध माना जाता है। दोहा कोश सरहप्पा के द्वारा। राहुल संक्रांतन के अनुसार विद्वानों के द्वारा सर्वमान्य रूप से हिंदी के सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं सरहप्पा। कौन से अप्पा? सरहप्पा। ये सहजयान शाखा सिद्ध मार्ग के प्रवर्तक माने जाते हैं। सहजयान जो शाखा है, सिद्ध मार्ग है, इसके प्रवर्तक माने गए। डॉक्टर विनयतोष भट्टाचार्य ने इनका काल विक्रम संवत 690 स्वीकार किया गया है। विनयतोष भट्टाचार्य के द्वारा। इनका काव्य खंड काव्य श्रेणी में शामिल है, प्रबंध काव्य ना होकर खंड काव्य है। चौपाई और दोहा 16 के आपके 4 चरण होते इसमें। चौपाई, दोहा हो गया आपके 13 एंड 11 पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम इन्हीं की रचनाओं में पढ़ने को मिलता है। चौपाई प्लस दोहा पद्धति का प्रयोग। दोहा कोश रचना का संपादन राहुल संक्रांतन के द्वारा किया गया था। इनका संपादन था वो राहुल संक्रांतन के द्वारा किया गया। दोहा कोश द्वितीय संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची के द्वारा करवाया गया था। इसमें सरहप्पा, कड़प्पा, तिलोप्पा इन तीनों विद्वानों के दोहों का संग्रह है। दोहा कोश का द्वितीय जो संपादन था ये पहला संक्रांतन, दूसरा प्रबोध चंद्र के द्वारा बागची के द्वारा, जिसमें सरहप्पा, कड़प्पा, तिलोप्पा। बच्चन सिंह के अनुसार आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहप्पा में ही दिखाई देता है। बच्चन सिंह के अनुसार आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहप्पा में ही दिखाई देता है। सबरप्पा है अगली आपके रचना कार है, शायद ये कवि का नाम है, ठीक है ना। तो सबरप्पा हो गए और चर्यापद, महामुद्रा, वज्रगीति और वज्र योगिनी साधना। तो महामुद्रा, वज्रगीति, वज्र योगिनी साधना, चर्यापद ये सबरप्पा की रचनाएं हैं। ये क्षत्रिय वंशी सरहप्पा के शिष्य माने जाते हैं। कौन? सबरप्पा। सबरप्पा माया मोह का विरोध करके सहज जीवन पर बल देते हैं और उसी को ही महासुख कहते हैं। महासुख की प्राप्ति का मार्ग बताते हैं कि मोह माया छोड़ो, उसका विरोध करो और सहज जीवन पर बल देते हुए उसी को महासुख की प्राप्ति का मार्ग बताया। अगले हैं लुयप्पा, जिनके नाम इजी है यार, थैंक यू। लुयप्पा आपके लुयप्पाद गीति का इसका रचना है। सबरप्पा के शिष्य थे ये, इनके शिष्य हैं सबरप्पा के लुयप्पा। जन्म राजा धर्मपाल के शासनकाल में कायस्थ परिवार में हुआ। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार 84 सिद्धों में इनका सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है लुयप्पा का। इनकी साधना का प्रभाव देकर उड़ीसा के तत्कालीन राजा तथा मंत्री के इनके शिष्य हो गए। उड़ीसा का तत्कालीन राजा और मंत्री इनके शिष्य हो गए लुयप्पा के, जो सबरप्पा किसके सहप्पा के शिष्य थे। अगले हैं अपने डोबिम्पा, जिसकी डोबम गीतिका, योगचर्या और अक्षर द्विकोपदेश ये रचनाएं हैं। 1840 ईस्वी में डोबिम्पा हुए, जिसकी डोबी गीतिका और योगचर्या अक्षर द्विकोपदेश हैं। इनका जन्म मगध के क्षत्रिय वंश में हुआ। इनके द्वारा रचित ग्रंथों की कुल संख्या 21 मानी गई है। तो ये डोबिम्पा हुए। इनके बाद में कड़प्पा हुए। कड़प्पा के चर्याचर विनिश्चय और कणप्पादि गीतिका आपके इनकी रचना है। कणप्पा की चर्याचर्य विनिश्चय भी इनकी रचना है। इनका जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण परिवार में हुआ। क्रम क्षेत्र के बिहार का सोमपुरी स्थान रहा। क्रम क्षेत्र बिहार का सोमपुरी क्षेत्र कणप्पा का रहा है। इन्होंने सिद्ध जालंधरप्पा के अपना गुरु बनाया था। सिद्ध जो जालंधरप्पा थे इनके गुरु थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथों की कुल संख्या 74 थी। कणप्पा की अधिकांश दार्शनिक विषयों पर हैं। 84 सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान कवि माने जाते हैं। लुयप्पा का स्थान ऊंचा है, सर्वश्रेष्ठ कवि कणप्पा हैं। अगले आपके देखे यहाँ पर बुसुकप्पा, बोधिचर्यावतार, कुकुरिया यह आपकी योग भावना उपदेश तथा चर्यापद सहित कुल 16 ग्रंथ मान्य हैं। नोट, इनका आपके जन्म कपिल वस्तु की एक ब्राह्मण परिवार में हुआ।
चरटिया इनके गुरु थे। कवि हैं और इनके गुरु हैं। ओके, आर्यदेवप्पा है ये कावेरी गीतिका। कवणप्पा है जो चर्या गीतिका। कंबलप्पा है जो असंबंध सर्ग दृष्टि। गुंडिप्पा है चर्या गीति। जैनदीप्पा है तर्क मुद्गर कारिका। जालंधरप्पा है जिनकी वियुक्त मंजरी गीति और ओंकार चित्त और भावना क्रम है। दारिकप्पा है जो महागुह्य तत्वोपदेश हैं। दामप्पा है ये सुगत दृष्टि गीति का चर्य इनकी रचना है। ये आपके कौन हो गए? सिद्ध हो गया, सिद्ध मत हो गया। अब हम नाथ साहित्य के बारे में बात करते हैं। नाथ साहित्य प्रवर्तक कौन है देखते हैं। तो मत्स्येंद्र नाथ या गोरखनाथ हैं जो नाथ पंथ के प्रवर्तक माने गए। नाथ पंथ के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ या गोरखनाथ। मत्स्येंद्र नाथ व गोरखनाथ नाथ पंथ के प्रवर्तक हैं। तो एक बार के लिए इस कक्षा में इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार और आगे कक्षा प्रारंभ करेंगे आगे से। ठीक है, थैंक यू।